हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपका फिर से स्वागत करते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं HTML की। दोस्तों ये एक वीडियो आपके लिए काफ़ी रहेगा अगर आपने HTML सीखना है। इस वीडियो में दोस्तों मैंने आपके लिए बेसिक से लेकर एडवांस जितने भी कंसेप्ट हैं HTML में उन सभी को कवर किया है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो सबसे पहले दोस्तों हम ये समझ लेते हैं कि अगर हमने HTML सीखना है देन उसके बाद हम क्या कर सकते हैं और इसमें हमारे करियर को लेकर कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो दोस्तों अगर आप एक वेब डेवलपर बनना चाहते हैं, वेबसाइट्स बनाना चाहते हैं, तो आपके लिए जो सबसे पहली लैंग्वेज सीखनी रिक्वायर है वो है HTML। तो HTML से ही आपकी वेब डेवलपमेंट करियर की शुरुआत होती है। तो अगर आपने वेब डेवलपमेंट में अपना करियर बनाना है तो उस केस में आपको सबसे पहले HTML सीखनी पड़ेगी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि भाई HTML है क्या। तो यहाँ पर हमने इस कोर्स को रेडी किया है। मेरे पास कई सारी स्लाइड्स हैं जिनका मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। उसी हिसाब से आपने जो है इस कोर्स को कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि HTML क्या है। देखिए, HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक मार्कअप लैंग्वेज है। इसे आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझने की गलती मत कर लेना, क्योंकि कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। नहीं, ये एक मार्कअप लैंग्वेज है। इसमें कोई लॉजिक वगैरह हम नहीं लिखते। So it is a markup language. It is a standard markup language used to create structure content on the world wide web. तो आपका जो इंटरनेट है उसकी ये बैकबोन है, जो आपकी वर्ल्ड वाइड वेब है उसकी ये बैकबोन है, उसका जो स्ट्रक्चर है ये लैंग्वेज जो है बनाती है। HTML is used for structuring the content of web page। तो जो किसी वेब पेज का स्ट्रक्चर है या कंटेंट है उसको बनाने के लिए इसका यूज़ होता है। इट डिफाइन द एलिमेंट एंड लेआउट ऑफ द पेज सच एज हेडिंग, पैराग्राफ, लिस्ट एंड मोर। तो अल्टीमेटली हम एक वेब पेज क्रिएट करने के लिए HTML का यूज़ करते हैं। तो अब दोस्तों हम समझ लेते हैं कि वेब पेज क्या होता है। ए वेब पेज इज़ ए डॉक्यूमेंट दैट डिस्प्ले इन वेब ब्राउज़र एंड कैन कंटेन वेरियस टाइप ऑफ कंटेंट such as text, image, videos and link form interactive elements. Web pages are fundamental building block of website and make up the content that users see and interact with on the internet. अब ये तो इसकी एक्सप्लेनेशन है, तो प्रैक्टिकली भी देखते हैं भाई कि यह क्या होता है। तो इसके लिए दोस्तों पहले तो हम वेब ब्राउज़र ओपन करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जब हम कोई वेब ब्राउज़र अपना ओपन करते हैं तो उसको हम क्यों ओपन करते हैं? क्योंकि हमने वहाँ पर अपने काम की इंफॉर्मेशन को फाइंड करना होता है इंटरनेट पर। तो जैसे मैं एक कीवर्ड डालता हूँ, जैसे हाउ टू मेक वेबसाइट, तो ये मैंने कीवर्ड यहाँ पर गूगल में डाला। देन क्या होता है, उसके बाद सर्च रिजल्ट में मेरे को उन वेबसाइट्स के नाम सजेस्ट करता है गूगल, जहाँ पर ये मेरी कीवर्ड के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मेरे को मिलेगी। इसी तरह से हम हज़ारों कीवर्ड्स को फाइंड करते हैं गूगल के सर्च इंजन में और अपने रिक्वायर्ड जो भी हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वो हमारे सामने यहाँ पर आ जाती है। अब जो इन्फॉर्मेशन हमारे सामने आती है वो हमें यहाँ पर कुछ इन वेबसाइट्स में मिलती है। तो जब मैं किसी एक वेबसाइट को यहाँ पर ओपन करता हूँ, जैसे मैं इस वेबसाइट को ओपन कर रहा हूँ होस्टिंगर, तो इस वेबसाइट को ओपन करने के बाद ये जो पेज मेरे पास सबसे पहले लोड हो रहा है इसको मैं बोलता हूँ वेब पेज। अब ये जो वेब पेज है इसको यहाँ पर ब्राउज़र में थ्रू द इंटरनेट सर्वर से ये कहीं से यह आ रहा है, ओके। बट इसको बनाने के लिए जिस लैंग्वेज का यूज़ हुआ है वो है HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, ओके। तो अगर मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ और व्यू पेज सोर्स में जाता हूँ तो ये आपको यहाँ पर कोड देखने को मिल रहा है, ओके। ये इतना सारा कोड है और इस कोड में आपको मिलेगा HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। तो ये जो पेज आप यहाँ पर इतना सुंदर सा देख रहे हैं इसके पीछे ये कोडिंग हुई है, ओके। ब्राउज़र जो है इस कोड को समझता है और फिर एग्जीक्यूट करता है और जो भी इस कोड में लिखा होता है वो ब्राउज़र यहाँ पर डिस्प्ले करता है। तो कुछ इस तरह से ये प्रोसेस काम करता है, ओके। तो ये एक होता है आपका वेब पेज, ओके। इसी तरह से और भी जितनी भी वेबसाइट इंटरनेट पर होस्ट होती हैं उन सभी के वेब पेज होते हैं, ओके। तो आप कोई भी वेबसाइट ओपन कर लें, जैसे मैं ये W3 साइट को ओपन कर रहा हूँ, राइट क्लिक करूँगा, व्यू पेज सोर्स में जाऊँगा तो इसका भी यहाँ पर ये कोड आपको देखने को मिलेगा। ये कोड में आपको HTML मिलेगी, CSS मिलेगी, जावास्क्रिप्ट मिलेगी, ओके। और ये कोड आपका ब्राउज़र समझता है और समझने के बाद कुछ इस तरह से डिस्प्ले करता है, ओके। तो अगर आपने वेबसाइट्स बनानी है कुछ इस तरह की,
बढ़िया वेबसाइट्स बनानी है, इंटरैक्टिव वेबसाइट्स बनानी है, तो आपको सबसे पहले HTML आनी चाहिए। फिर आपने CSS सीखनी है, फिर आपने जावास्क्रिप्ट सीखनी है, उसके बाद कुछ फ्रेमवर्क्स होते हैं जैसे रिएक्ट है, एंगुलर है, बूटस्ट्रैप है, उनको सीखना है। देन आप एक वेब डेवलपर बनते हैं, यानी फ्रंट एंड वेब डेवलपर बनते हैं। ओके, उसी तरह से और भी कई सारी टेक्नोलॉजीज होती हैं, बैकएंड के लिए अलग होते हैं। तो फिलहाल के लिए अगर आपने इस में अपना करियर बनाना है तो आप ये समझ के चले कि हमने पहले HTML सीखनी है, फिर CSS सीखनी है, फिर जावास्क्रिप्ट सीखनी है। ओके, तो मैंने आपको अभी इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है, मतलब सीखने के बाद हम क्या कर सकते हैं, उसके बारे में तो समझा दिया कि वेब पेज क्या होता है। ओके, इसको हम किस तरह से बनाते हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि सबसे पहले हम HTML सीखते हैं, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमने समझा है कि HTML क्या है, उसके बाद हमने समझा है वेब पेज क्या होता है। अब इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, यहाँ पर हमने बात कर ली है कि एक वेब पेज जो है वो HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट जो है वो कंटेन करता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों HTML को सीखने के लिए हमें एक कोड एडिटर की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें हम इसका सोर्स कोड एडिट करते हैं। तो सोर्स कोड editor is a software application that is used by programmer and developer to write, edit and manage the source code of computer program। तो इसके लिए दोस्तों हम विजुअल स्टूडियो कोड का ही यूज़ करेंगे। अगर आपने सबलाइन टेक्स्ट एडिटर का यूज़ करना है उसका भी कर सकते हैं, एटम का यूज़ करना है एटम का भी कर सकते हैं, नोटपैड प्लस प्लस का करना है तो वो भी कर सकते हैं। बट दोस्तों अगर मेरी सजेशन मानेंगे तो आपने VS कोड का यूज़ करना है, क्योंकि ये काफ़ी बढ़िया जो है टूल है सोर्स कोड एडिट करने के लिए। अगर आपने HTML के बाद किसी और लैंग्वेज में भी अपनी प्रोग्रामिंग करियर बनाना है देन वहाँ पर भी इस कोड एडिटर का बहुत यूज़ होता है। VS कोड इज़ फ्री एंड हाईली पॉपुलर सोर्स कोड एडिटर डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट ने इसे डेवलप किया है और ये इसकी ऑफिशियल साइट है। तो इस साइट से आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद जस्ट आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपने इसे ओपन कर लेना है। कुछ इस तरह का ये लोगो है और ये इसकी स्क्रीन है। ओके, तो मैं यहाँ पे इसको क्लोज करता हूँ और सबसे पहले थोड़ी सी इसकी इंट्रोडक्शन में दे देता हूँ, क्योंकि अगर आप बिगिनर हैं तो आपने इसको थोड़ा सा पहले समझ लेना है, क्योंकि अगर आपने इसे फर्स्ट टाइम ओपन किया है तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको हो सकता है कि अभी के लिए समझ ना आ रही हो। तो दोस्तों जब आप इसे ओपन करेंगे तो फर्स्ट टाइम ये कुछ इस तरह का दिखेगा इसकी स्क्रीन। ओके, और अगर आप अभी भी विंडोज 7 यूज़ कर रहे हैं तो फिर मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि भैया आप या तो एटम डाउनलोड कर लें, सबलाइन टेक्स्ट एडिटर डाउनलोड कर लें, या नोटपैड भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप विंडोज़ 10 यूज़ कर रहे हैं तो भाई इसको ज़रूर आप यूज़ करें। ओके, तो यहाँ पर इसको अगर डाउनलोड करने के बाद आपने इंस्टॉल कर लिया है तो यहाँ पर सबसे पहले आपने एक फ़ोल्डर ओपन करना है यहाँ पर। ओके, कुछ नहीं करना है, जस्ट यहाँ पर फाइल पर क्लिक करना है, देन यहाँ पर फोल्डर पे ओपन फोल्डर पे यहाँ पर क्लिक करना है। देन आपने अपने कंप्यूटर की लोकेशन में एंटर होना है और यहाँ पर किसी एक ड्राइव में, किसी एक फ़ोल्डर में उस फोल्डर को क्रिएट कर देना है। ये हमारे कंप्यूटर की ड्राइव्स हैं। ओके, और यहाँ पर मैं किसी एक ड्राइव में अपना फ़ोल्डर जो है यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ। जैसे मैं इस ड्राइव को ओपन करूँगा और यहाँ पर मैंने ऑलरेडी वैसे बना के रखा है HTML ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर। फ़िलहाल के लिए मैं इसको यहाँ पर चूज़ कर लूँगा। अगर नहीं है बना हुआ तो आपने यहाँ पर न्यू फोल्डर पर क्लिक करना है। आपने अपना नाम दे देना है, कोई भी फोल्डर जो भी है वैसे नाम दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लर्न वेब लिख रहा हूँ, इस फोल्डर को नाम दे रहा हूँ लर्न वेब प्रोग्राम। तो मैंने यहाँ पर इस फोल्डर का नाम दे दिया। उसके बाद इसको मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लूँगा और इसे इस कंप्यूटर में ओपन कर लूँगा। ये फ़ोल्डर यहाँ पर ओपन हो चुका है। देन उसके बाद यहाँ पर मैं सबसे पहला काम है मेरे को फ़ाइल क्रिएट करनी है। ओके, तो फ़ाइल क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर सबसे पहली मैं फ़ाइल क्रिएट करूँगा index.html। तो ये मेरी पहली फ़ाइल है और इसमें आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि .html एक्सटेंशन लगा के ही ये फ़ाइल क्रिएट होगी। ओके, और
ये एक आपकी फ़ाइल क्रिएट हो चुकी है। अगर आपने इस फ़ोल्डर के अंदर एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है तो यहाँ पर क्लिक करें, और जैसे मैं इमेजेस का फ़ोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ तो ये मेरा फ़ोल्डर क्रिएट हो चुका है, ये मेरी फ़ाइल क्रिएट हो चुकी है। बाकी आपने अपने प्रोजेक्ट के लिए जितने चाहे फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं, जितनी चाहे फ़ोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपने फ़ोल्डर के अंदर कोई फ़ाइल बनानी है तो यहाँ पर भी बना सकते हैं, फ़ोल्डर के अंदर भी आपकी फ़ाइल जो है यहाँ पर बन जाएगी। ओके, इसके बाद दोस्तों ये जो मेरा फ़ोल्डर यहाँ पर ओपन है तो मेरी कंप्यूटर में भी ये ओपन होगा। तो मैं इसको अपने कंप्यूटर में यहाँ पे ओपन करता हूँ, और ये मेरी कंप्यूटर की ड्राइव है। इस लोकेशन में मैंने यहाँ पर इस फ़ोल्डर को क्रिएट किया था, लर्न वेव, ओके, तो ये मेरा लर्न वेव प्रोग्राम। तो मैं यहाँ पर इसको ओपन किया था, ये मैंने फ़ोल्डर क्रिएट किया, ये मैंने इंडेक्स फाइल क्रिएट की। तो ये मैंने सिर्फ विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर क्रिएट किया है, और यहाँ पर भी ये दिख रहा है। ओके, ठीक है, क्योंकि अगर आप बिगिनर हैं तो कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर कंफ्यूज कर सकती हैं। तो जैसे मैंने फ़ोल्डर क्रिएट किया है वैसे मैंने उसके अंदर भी फ़ोल्डर क्रिएट किए, फ़ाइल भी क्रिएट कर दी है। ओके, तो आपने एक चीज़ अपने दिमाग में रखनी है कि जब आप कोई फ़ाइल क्रिएट कर रहे हो तो उसकी एक्सटेंशन आप हमेशा याद रखें। .html एक्सटेंशन होती है HTML फाइल की। इसी के साथ अगर आप किसी और फाइल को क्रिएट करते हैं, जैसे मैं अगर यहाँ पे फाइल क्रिएट करता हूँ index.css, तो ये CSS की फ़ाइल है। ओके, तो जो डॉट के बाद जो आप लिखेंगे वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा फाइल क्रिएट करते समय, क्योंकि अगर आप यहाँ पर मैं index.c लिखता हूँ तो ये C की फ़ाइल हो जाएगी। ओके, index.java लिखता हूँ तो वो जावा की फ़ाइल हो जाएगी। किसी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नाम लिखता हूँ, .py लिखता हूँ तो वो पाइथन की फ़ाइल हो जाएगी। तो इस तरह से आपने कंफ्यूज नहीं होना, और डॉट एक्सटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर आपने किसी तरह की कोई स्पेस नहीं छोड़नी। ओके, तो सबसे पहले दोस्तों ये आपकी फ़ाइल क्रिएट हो जाती है। ओके, और यहाँ पर VS कोड में सबसे जो ख़ास चीज़ आपको यहाँ पे मिलती है वो है इसकी एक्सेसिबिलिटी, क्योंकि इसमें आपको कई सारे एमिट मिलते हैं जहाँ पर आपकी कोडिंग करने की स्पीड बहुत अच्छी हो जाती है, बढ़ जाती है। क्योंकि यहाँ पर देखिए मैं शिफ्ट प्रेस करके 1 प्रेस कर रहा हूँ, ये एक्सप्लेनेशन मार्क आ रहा है, जस्ट एक एंटर प्रेस करूँगा तो ये मेरा एक बॉयलर पैलेट कोड जनरेट हो जाएगा, जो कि बेसिक कोड होता है HTML का। तो इस वजह से मैं आपको इस कोड एडिटर के लिए सुजेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपको जो है कोड लिखने में काफ़ी आसानी रहेगी। आप जस्ट जब आपको यहाँ पर प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपके लिए यहाँ पर कोड लिखना काफ़ी इजी रहेगा। ओके, तो ये आपका सोर्स कोड एडिटर है। अब इसमें क्या होता है, देखिए दोस्तों, जब हम कोई फ़ाइल क्रिएट करते हैं, जैसे मैंने अभी यहाँ पर इंडेक्स की फ़ाइल क्रिएट की है, index.html, ये फ़ाइल क्रिएट हुई है। उसी के साथ मैंने index.html की फ़ाइल भी क्रिएट की है। ओके, अब इस फाइल को हम जो है ब्राउज़र में एग्जीक्यूट करवाएंगे, क्योंकि हमने इस VS कोड को डाउनलोड भी किया है, इंस्टॉल भी कर लिया है। इंस्टॉल करने के बाद हमने फ़ाइल कैसे क्रिएट करते हैं वो भी सीख लिया है। अब दोस्तों यहाँ पर हमने इस फाइल को ब्राउज़र में किस तरह से चलाते हैं वो भी समझ लेना है। ठीक है, देखिए सोर्स कोड कोई भी हो, चाहे हम C का लिखें, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का या किसी भी कोडिंग लैंग्वेज का, किसी भी तरह का सोर्स प्रोग्राम लिखेंगे वो कहीं ना कहीं पे एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, तो जो आपका HTML का कोड है, HTML का जो सोर्स कोड जो भी हम लिखेंगे, यहाँ पर हम बेसिकली कोड लिख लेते हैं। ठीक है ना, ये कोड हमने लिखा है। अभी के लिए आप थोड़ा इसको मतलब ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, क्योंकि अगर आप बिगिनर हैं तो यहाँ पर आपने जस्ट देखना है, मैं एक एक चीज़ को टाइम के साथ आप एक्सप्लेन करता जाऊँगा। ओके, तो ये मैंने एक फ़ाइल क्रिएट कर दिया, इसमें कुछ लिखा है और ये मैं एग्जीक्यूट कराऊँगा ब्राउज़र में, क्योंकि अभी जो मैंने फ़ाइल बनाई है इसको मैं एग्जीक्यूट करके देखूँगा कि ये फ़ाइल बनने के बाद ब्राउज़र में एग्जीक्यूट होती है, चलती है या नहीं। तो ये मेरी फ़ाइल है, ठीक है, इंडेक्स वाली, और इसको मैं अगर यहाँ पे डबल टैप करता हूँ तो ये फ़ाइल मेरे ब्राउज़र में यहाँ पर ओपन हो रही है। अब ये जो फ़ाइल मेरी ब्राउज़र में ओपन हो रही है, ये यहाँ पर मैंने कंटेंट लिखा, जो मैंने यहाँ पर कंटेंट लिखा हुआ है ये बेसिकली यहाँ पर ब्राउज़र में भी चल रहा है, ब्राउज़र में भी आ रहा है। तो ये मेरी इंडेक्स की फ़ाइल है, ये इसकी लोकेशन है, और यहाँ पर ये फ़ाइल यहाँ पर आ चुकी है। मतलब कि मेरा कोड सही से रन हो रहा है। जो मैंने अपनी पहली HTML की फ़ाइल बनाई है वो यहाँ पर सही से काम कर रही है, ब्राउज़र में ये फ़ाइल चल रही है। ओके, तो सबसे पहले आपने ये एक फ़ाइल बनानी है एज ए बिगिनर, छोटा सा प्रोग्राम बना के इसको सेव करना है। देन सेव करने के बाद इसको ब्राउज़र में एक बार रन करा के देखना है। ओके,
तो ये इम्पॉर्टेंट टास्क है, ये ज़रूर आप कर लें। ओके, तो अब दोस्तों हम इसके बाद बात करते हैं HTML के पेज स्ट्रक्चर की। तो पेज स्ट्रक्चर को समझने के लिए हम यहाँ पर विजुअल स्टूडियो कोड में आते हैं, और ये जो फाइल हमने तैयार की है ये हमारी बॉयलर पैलेट जो कोड इस HTML का है। तो इसमें हम एक एक चीज़ को समझेंगे, इस फाइल को हम ब्राउज़र में भी एग्जीक्यूट करेंगे और फिर समझेंगे कि ये जो कोड है ये किस तरह से ब्राउज़र में वर्क करता है। और ये जो एक एक लाइन है, लाइन बाय लाइन, इस कोड को सबसे पहले हम समझ लेते हैं। बट उससे पहले हम एक वेबसाइट यहाँ पर ओपन करेंगे। जैसे मैं यहाँ पर ओपन कर रहा हूँ ये वाले W3 साइट, तो ये ओपन कर रहा हूँ। और दोस्तों देखिए, हर एक वेब पेज जो है, ठीक है, क्योंकि कोई भी वेब पेज है, वो कोई भी वेबसाइट है, वो बेसिकली बहुत सारे वेब पेजेस का कलेक्शन होती है। तो कोई भी वेब पेज है उस पर अगर आप ब्राउज़र में राइट क्लिक करोगे, व्यू पेज सोर्स में जाओगे, तो आपको उसका सोर्स कोड मिल जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहला जो एलिमेंट होता है, जो सबसे पहला जो टैग होता है, वो होता है डॉक टाइप HTML। तो ये इस डॉक्यूमेंट की डिक्लेरेशन है कि ये जो पेज, ये जो वेब पेज है, ये HTML5 को बिलोंग करता है। इससे पहले HTML4 आ चुका है, 3 आ चुका है, 2 आ चुका है, 1 आ चुका है, बट इस टाइम पर जो HTML का वर्जन चल रहा है वो है 5। तो ये डिक्लेरेशन होती है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो आपके पास आता है HTML टैग। तो ये इस डॉक्यूमेंट का या हर एक डॉक्यूमेंट का रूट एलिमेंट कहा जाता है। यहाँ से ही आपका HTML का जो पेज है, वेब पेज है, वो स्टार्ट होता है। और ये पेज यहाँ से स्टार्ट होके एंड होता है सबसे नीचे यहाँ पर, ये इसका क्लोजिंग टैग है। ओके, यहाँ पर ये क्लोज हो रहा है। उसी तरह से अगर मैं विजुअल स्टूडियो कोड में आपको लेकर चलता हूँ, तो इस पेज में भी आपको यहाँ पर सबसे पहले डॉक टाइप डिक्लेरेशन देखने को मिल रही है। उसके बाद HTML का ये टैग, यहाँ से सबसे पहला टैग, रूट टैग यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और डॉक्यूमेंट के सबसे नीचे ये टैग क्लोज हो रहा है। ओके, यहाँ पर उसके बाद आपके पास हेड टैग आता है। हेड टैग यहाँ पर ओपन होता है, हेड टैग यहाँ पर क्लोज होता है, बॉडी यहाँ पर ओपन होती है, बॉडी यहाँ पर क्लोज होती है। ओके, उसी तरह अगर मैं आपको इस व्यू पेज सोर्स में वापस लेके आऊँ, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि इस डॉक्यूमेंट में यहाँ से हेड स्टार्ट हुआ है, और हेड जो है वो कहीं ना कहीं पे यहाँ पे ख़त्म भी होगा। ओके, तो यहाँ पे नीचे कहीं ना कहीं पे हेड ख़त्म भी होगा। हाँ, यहाँ पर आपका हेड जो है वो ख़त्म हो रहा है। उसी तरह से आपकी बॉडी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, और नीचे हम सबसे नीचे चले जाएंगे और बॉडी यहाँ पर ख़त्म हो रही है। ठीक है, बाकी जो भी कोड है वो बॉडी और हेड के बीच में लिखा गया है। ओके, उसी तरह अगर मैं आपको वापस इस बॉयलर पैलेट में लेके जाऊं, तो जो भी हमारा डॉक्यूमेंट हम बनाएंगे उसका जो ज़्यादातर कोड होगा वो हेड और बॉडी में ही लिखा जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन में आपके लेके जाता हूं, तो आप देख रहे हैं कि ये जो पेज का स्ट्रक्चर है, यहाँ से HTML आपका स्टार्ट होता है और सबसे नीचे ये ख़त्म होता है, मतलब क्लोज होता है। यहाँ से आपका हेड स्टार्ट होता है और यहाँ पे आपका हेड ख़त्म होता है। उसी तरह से बॉडी स्टार्ट होती है और यहाँ पे बॉडी ख़त्म होती है। ये जो आप एरिया देख रहे हैं, ये बेसिकली विजुअल एरिया होता है जो भी आपके वेब पेज में दिखाई दे रहा होता है। बॉडी वाला एरिया, जो भी हमारी बॉडी होती है हमारे डॉक्यूमेंट की, वो बेसिकली यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी चीज़ें इस डॉक्यूमेंट में, इस पेज में हैं, जो भी विजुअल एरिया है, वो बेसिकली बॉडी में ही आता है। जो दिखाई देने वाला एरिया होता है वो बॉडी में आता है। हेड में उस पेज की मेटा इन्फॉर्मेशन होती है कि पेज के बारे में ही इंफॉर्मेशन हम लिखते हैं। बाकी जो भी दिखने वाला एरिया है वो बॉडी में आता है। अगर मैं यहाँ पर अपने विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर में आऊँ, तो यहाँ पर मैं कोई पैराग्राफ, जैसे मैं अभी P टैग ले रहा हूँ, ये बेसिकली एक टैग होता है जिसमें हम पैराग्राफ वगैरह ऐड करते हैं, और लॉरेम में एक एमेट है जिसकी मदद से मैं रैंडम टेक्स्ट जनरेट कर रहा हूँ। ये जो फाइल है, ये मैंने फाइल यहाँ पर बनाई है। अब इसको सेव कर रहा हूँ, Ctrl+S प्रेस करके इसे सेव कर रहा हूँ।
यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा, ओपन विद लाइव सर्वर मैं ओपन कर दूँगा। अगर आपके पास ये जो लाइव सर्वर का ऑप्शन नहीं आ रहा तो एक्सटेंशन में यहाँ पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे टाइप करना है लाइव सर्वर। लाइव सर्वर की एक्सटेंशन आपने यहाँ पर इंस्टॉल कर लेनी है, लाइव सर्वर। ओके, लाइव सर्वर, ओके, ये एक्सटेंशन आपने इंस्टॉल कर लेनी है। इंस्टॉल करने के बाद फिर जब आप अपनी इंडेक्स वाली HTML वाली फाइल पर राइट क्लिक करेंगे तो ओपन विद, सॉरी, यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे ओपन विद लाइव सर्वर, तो ये जो फाइल है ये ऑटोमेटिकली आपके ब्राउज़र में ओपन हो जाएगी और यहाँ पर ये बेसिकली एक सर्वर क्रिएट कर देगा। ओके, अभी इसमें ये बेनिफिट ये है कि बार बार आपको इस फाइल को रिफ़्रेश नहीं करना पड़ेगा, तो इस वजह से आपने लाइव सर्वर की जो एक्सटेंशन है वो भी VS कोड में इंस्टॉल ज़रूर कर लेनी है। ओके, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैं कोई और चेंजेस करता हूँ, जैसे मैं H1 लेता हूँ और इसमें मैं लॉरेम लिखता हूँ और लॉरेम लिख के सेव करता हूँ। सेव करने के साथ फिर मैं यहाँ पर वापस आ रहा हूँ। ये जो मैंने टेक्स्ट में बॉडी में लिखा है वो यहाँ पर दिख रहा है और साथ ही में ये ऑटोमेटिक रिफ़्रेश भी हो रहा है क्योंकि मैं लाइव सर्वर एक्सटेंशन का यूज़ कर रहा हूँ। ओके, तो जो भी चीज़ें हम बॉडी में लिखते हैं, इस पोर्शन में लिखते हैं, इस बॉडी टैग के अंदर लिखते हैं, वो बेसिकली हमारे डॉक्यूमेंट में दिखाई देती हैं। जो भी हम ब्राउज़र में ओपन करते हैं तो ये विजुअल एरिया होता है जो कि दिखाई देता है। ओके, उसके बाद जो भी आपने हेड में लिखा होता है वो इस डॉक्यूमेंट के बारे में होता है, डॉक्यूमेंट के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है कि जो आपका सर्च इंजन होता है उसमें उसकी ज़रूरत पड़ती है डॉक्यूमेंट को फाइंड करने के लिए। ओके, तो बाकी चीज़ें आप टाइम के साथ सीखोगे। बेसिक में आपको ये समझना है कि जो कोड है ये बॉयलरप्लेट ये कैसे काम करता है। अब दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं, हम इसके बाद समझते हैं कि जो हमारी डिफरेंस समझते हैं हम टैग्स और एट्रीब्यूट में। ठीक है, तो हम फिर से यहाँ पर वापस आते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर H1 की, इन टैग्स की अगर बात करें तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी टैग है यहाँ पर वो ओपन हो रहा है, देन वो क्लोज हो रहा है। जैसे अगर मैं यहाँ पर H1 टैग लेता हूँ तो H1 टैग जो है ये वाला टैग यहाँ पर, यहाँ से ये स्टार्ट होता है और यहाँ पर ये क्लोज हो रहा है। इसके बीच का ये जो एरिया होता है ये कंटेंट एरिया होता है। मैं यहाँ पर जो भी लिखूँगा, कुछ भी लिखूँगा, कंट्रोल सेव करता हूँ, ये एज इट इज़ जो है ये ब्राउज़र पर यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा कौन सा टैग है? ये मेरा टैग है ओपनिंग टैग और ये मेरा है क्लोजिंग टैग। उसी के साथ दोस्तों एक और तरह का टैग होता है, जैसे मैं IMG टैग ले रहा हूँ तो इस केस में ये भी एक टैग है, बट ये सिर्फ ओपन हो रहा है, क्लोज नहीं हो रहा है। इसमें किसी भी तरह का कोई कंटेंट एरिया नहीं होता कि कोई कंटेंट शो करवाने के लिए। अगर आपने इमेज ऐड करनी है देन यहाँ पर इस टैग का हम यूज़ करेंगे। तो मैं सिर्फ यहाँ पर आपको फ़र्क समझा रहा हूँ क्योंकि कई बार आप कंफ्यूज रहोगे कि भाई ये मेटा टैग है, ये यहाँ पर ओपन तो हो रहा है बट यहाँ पर ये क्लोज नहीं हो रहा। यहाँ पर ये हेड ओपन तो हो रहा है, क्लोज भी हो रहा है, बट इसमें अगर आप कंफ्यूज रहते हैं तो मैं ये कन्फ्यूज़न आपकी दूर कर दी है कि कुछ टैग ऐसे होते हैं जो सिर्फ ओपन होते हैं, क्लोज नहीं होते। उसी के साथ दोस्तों तीसरी चीज़ है एट्रीब्यूट। अभी दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं IMG टैग और यहाँ पर आप देख रहे हैं SRC इक्वल डबल कोट। तो ये क्या चीज़ है? ये एट्रीब्यूट है। उसी के साथ देख रहे हैं ऑल्ट इज इक्वल टू डबल कोट, ये भी एट्रीब्यूट है। मेटा के साथ आप कैरेक्टर सेट देख रहे हैं, ये भी एट्रीब्यूट है। लैंग EN ये भी एट्रीब्यूट है। इसी तरह से आपको कई सारे और एट्रीब्यूट देखने को मिलेंगे। तो आपने डिफरेंस समझ लेना है कि भाई एट्रीब्यूट क्या होते हैं, टैग्स कितने तरह के होते हैं। एक तो ओपनिंग और क्लोजिंग होता है और एक सिर्फ ओपन होता है बट क्लोज नहीं होता। इन तीन चीज़ों में आपको डिफरेंस इनिशियली पता होना चाहिए। एक चीज़ और दोस्तों मैं अभी आपको बता देता हूँ कि ये जो टैग्स अभी आप सभी देख रहे हैं इनमें जो भी प्रिंट वाला एरिया होता है वो सिर्फ ये होता है जो कि टैग्स के बीच होता है। बाकी जो ये टैग्स हैं ये ब्राउज़र में एज इट इज़ प्रिंट नहीं होते। आप अगर ब्राउज़र ओपन करेंगे तो ये टैग्स यहाँ पर प्रिंट नहीं होते। सिर्फ जो कंटेंट एरिया होता है जो टैग्स के बीच में आता है वही प्रिंट होता है। ओके, इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम बढ़ते हैं और यहाँ पर हमारी नेक्स्ट स्लाइड है HTML comments. HTML comments are used to add notes or remark to your HTML code.
that are not displayed in your web browser when the page is rendered. They are primarily meant for developer and designer to provide explanation and instruction within the code without affecting the visual content of the web page. कमेंट जो है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है HTML में या किसी भी लैंग्वेज में अगर आप काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर मैं विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन करता हूँ तो यहाँ पर कोड सिर्फ 2-4 लाइंस का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बट दोस्तों अगर सपोज़ कीजिए कि आपने कोड लिखा है 100 लाइंस का, 200 लाइंस का, 400 लाइंस का, तो उस केस में अगर आज आपने कोड पर काम किया तो कल भी करेंगे, महीने बाद भी करेंगे। तो कई बार क्या होता है कि प्रोजेक्ट कई महीनों के होते हैं, साल के इवन भी होते हैं, बट उनमें अगर आपने ऐसे ही कोड लिख दिया, देन उसके बाद आपने 10 दिन बाद भी ओपन किया, तो उस कोड को फिर से समझना पड़ेगा कि वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ से एंड हो रहा है। तो इस केस में हर एक प्रोग्रामर जो है वो कमेंट्स का यूज़ करता है, रिमार्क अपने दिमाग में ये बात रखने के लिए कि हाँ वो कहाँ से उसने उस कोड को छोड़ा है और कहाँ से वो स्टार्ट करेगा। तो नोट्स बनाने के लिए बेसिकली हम कोड के अंदर कमेंट्स का यूज़ करते हैं। कमेंट दोस्तों बेसिकली कोड में किसी भी तरह का कोई भी हेर फेर नहीं करते। कमेंट जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होते, ठीक है। तो HTML के लिए हम जब कमेंट लिखते हैं तो उसके लिए लेस देन, उसके बाद एक्सप्लेनेशन और 2 बार हाइफन, ये आपका कमेंट टैग बोल सकते हैं आप, ये ओपन हो जाता है। इसमें आप जो भी लिखेंगे, जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ दिस इज़ ए कमेंट, तो मैं ये कमेंट लिख रहा हूँ। तो ये जो कमेंट मैंने लिखा है, अगर मैं कंट्रोल सेव करता हूँ और इस पेज को, वैसे तो ये ओपन ही है, तो इसको मैं यहाँ पर फिर से रिफ़्रेश, ऑलरेडी रिफ़्रेश है, तो जो चीज़ मैंने यहाँ पर कमेंट में लिखी है, ओके, तो ये बेसिकली अभी यहाँ पर दिख नहीं रही। तो इंस्ट्रक्शंस लिखने के लिए कोड की हम कमेंट्स का यूज़ करते हैं। तो ये हाईली इंपॉर्टेंट रहते हैं जब आप ऐसी कोई प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जिसको बनने में काफ़ी टाइम लगना है, तो कमेंट उस टाइम पर ज़रूरी होते हैं, ओके। बट अगर आपने कोई छोटा मोटा कोड लिखना है 100-50 लाइन का, तो आज ही लिख के आज ही ख़त्म कर देना है, तो उस टाइम पर इनका यूज़ नहीं कर सकते। बट रिमार्क या याद रखने के लिए कि आपने किया क्या है, तो उस केस में हम कमेंट्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो HTML के लिए इस तरह से कमेंट लिखे जाते हैं, ओके। नेक्स्ट प्रेजेंटेशन की तरफ हम बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं दोस्तों एलिमेंट कितने तरह के होते हैं HTML में। तो सबसे पहले आपको ब्लॉक और इनलाइन एलिमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए, उसके बाद ही हम आगे बढ़ते हैं। और जब हमें ब्लॉक और इनलाइन के बीच में फ़र्क पता चल जाएगा, तो इसके बाद फिर हम आगे सभी एलिमेंट्स को स्टडी करना शुरू करेंगे, ओके। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है HTML में कि इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं। अभी दोस्तों यहाँ पर मैं ये H1 एलिमेंट ले रहा हूँ, ओके, और ये इस H1 एलिमेंट में दिस इज़ ए हेडिंग, ओके। तो मैं ये लिख रहा हूँ, सेव किया और ब्राउज़र में इसे ओपन किया, दिस इज़ हेडिंग, ये आ रहा है, ओके। इसके बाद एक और एलिमेंट लूँगा जो कि होगा इनलाइन, जो है एंकर टैग, और इसमें भी मैं यहाँ पर लिखूँगा दिस इज़ ए एंकर टैग, ओके। सेव किया और इसको भी मैं ब्राउज़र में चेक करता हूँ। ये देखिए, ये दोनों प्रिंट होके आ चुके हैं, और ये है आपका दिस इज़ ए एंकर टैग, और ये है आपका हेडिंग, ओके। तो इसमें क्या है कि ये दोनों एलिमेंट जो है तो इसमें क्या है कि ये जो H1 एलिमेंट है ये बेसिकली आपका ब्लॉक एलिमेंट है, और ये जो A एलिमेंट है जिसको हम एंकर टैग बोलते हैं, ये आपका इनलाइन एलिमेंट है। अब इन दोनों में इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट में फ़र्क तो दिख नहीं रहा, तो उस फ़र्क को देखने के लिए हम यहाँ पर एक एट्रीब्यूट है जिसका नाम है स्टाइल, और इससे बेसिकली हम इनलाइन CSS का यूज़ करते हैं, तो इसको हम आगे समझेंगे। बट फ़िलहाल के लिए अब आपने यहाँ पर बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड, और यहाँ पे लगा देना ब्लैक, ओके। ऐसा लगाने के बाद और नीचे भी इसको यहाँ पर आपने कॉपी कर लेना, कॉपी करके और इस एलिमेंट के अंदर पेस्ट कर देना है, ओके। सेव कर लेना है दोनों को और फिर से ब्राउज़र में जाना है।
और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो आपका एलिमेंट है ये आपका ब्लॉक एलिमेंट है, बिकॉज इसने यहाँ पर इसके आगे जितनी जगह थी वो पूरी घेर ली है। मतलब कि इस एलिमेंट ने अपने आगे सारी जगह लेफ़्ट टू राइट पूरी जगह घेर ली है, तो इसको हम ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। उसी के साथ दोस्तों ये एलिमेंट है जो कि एंकर एलिमेंट है, एंकर टैग है, इसने उतनी ही जगह घेरी है जितनी इसको ज़रूरत थी। तो ये फ़र्क होता है आपका ब्लॉक और इनलाइन एलिमेंट में। अब इसके बाद दोस्तों आप जो है इनको ब्लॉक एलिमेंट्स को इनलाइन भी कर सकते हैं, इनलाइन एलिमेंट्स को ब्लॉक एलिमेंट्स भी कर सकते हैं। इसको हम आगे फर्दर समझेंगे जब हम CSS में काम करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट जो एलिमेंट्स होते हैं HTML में वो ब्लॉक और इनलाइन होते हैं। अब इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं सभी तरह के यूज़फुल टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स की। तो मैंने यहाँ पर कुछ स्लाइड्स में उन सभी टैग्स की और एट्रीब्यूट्स की लिस्ट यहाँ पर बना के रखी है जो कि सबसे ज़्यादा यूज़फुल होते हैं HTML में और ज़्यादा यूज़ में आते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं इन एलिमेंट्स की। तो इनमें सबसे पहला एलिमेंट है डॉक टाइप। तो यहाँ पर हम ओपन कर लेते हैं अपना VS कोड और यहाँ पर दोस्तों हम एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। और ये मैंने बॉयलर पैलेट जो है वो ओपन कर लिया है, तो मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है। तो डॉक टाइप बेसिकली डिक्लेरेशन होती है HTML5 की और इससे ये जो डॉक्यूमेंट है ये HTML5 को बिलोंग करता है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हमारे पास आता है HTML और ये बेसिकली हमारा रूट एलिमेंट है ये वाला। और इसके बाद हमने बात करनी है लैंग एट्रीब्यूट की। तो ये बेसिकली यहाँ पर होता है और लैंग्वेज एट्रीब्यूट बोलते हैं इसको। तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट EN लिख के आ रहा है क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंट है ये इंग्लिश में है। सो यहाँ पर हम जो है लैंग्वेज स्पेसिफाई करते हैं। अगर किसी और लैंग्वेज में भी ये डॉक्यूमेंट है तो उस लैंग्वेज को भी इस एट्रीब्यूट में हम लिख देते हैं। ओके, तो इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है हेड। तो पहले भी मैंने आपको बताया कि ये हेड टैग के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो मेटा इंफॉर्मेशन होती है इस डॉक्यूमेंट की, जो कि डॉक्यूमेंट के बारे में बताती है कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ओके, इसके बाद आपके पास आता है टाइटल। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर इसकी इंपॉर्टेंस आप समझ पाएँ या ना पाएँ, बट गूगल सर्च इंजन या SEO के रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइटल में बेसिकली आपके डॉक्यूमेंट में क्या है वो चीज़ आती है। जैसे दोस्तों मैं यहाँ पर कोई चीज़ इंटरनेट पर जब सर्च करता हूँ तो जैसे मैंने यहाँ पर सर्च किया व्हाट इज़ ए HTML। ओके, तो ये मैंने सर्च किया तो ये पेज सबसे पहले W3 स्कूल का ओपन हो रहा है। तो ये जो आप ऑप्शन देख रहे हैं यहाँ पर इंट्रोडक्शन टू HTML, ये इसका टाइटल है। ओके, उसी तरह से ये डॉक्यूमेंट इसका टाइटल है। अगर मैं यहाँ पर कुछ चेंज करता हूँ तो मैं जैसे लिखता हूँ लर्न वेव, तो आप देखेंगे कि ये जो टाइटल है सेव करने के बाद यहाँ पर नेम चेंज होके लर्न वेब आ चुका है। ओके, तो टाइटल SEO की नज़र से इम्पॉर्टेंट टैग होता है। तो जब आप कोई डॉक्यूमेंट बना रहे होते हैं उसमें क्या है वो चीज़ आपने टाइटल में ज़रूर डालनी होती है। ओके, इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट टैग है हमारे पास मेटा टैग। तो मेटा टैग अबाउट जो है ये बेसिकली आपको डॉक्यूमेंट के बारे में बताता है कि डॉक्यूमेंट में क्या है। तो यहाँ पर बेसिकली ये मेटा टैग है, ठीक है। तो यहाँ पर मेटा टैग के अंदर डॉक्यूमेंट के रिलेटेड ही इंफॉर्मेशन आती है। तो इसके बारे में हम जब CSS में पढ़ेंगे तो फिर अच्छी तरह से बात करेंगे, क्योंकि ये बेसिकली आपको आपकी जो पेज है उसको रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए यूज़ होता है। और ये मेटा टैग इसके अंदर जो है ये करेक्टर सेट है, इसकी भी बात कर लेते हैं। ये वाला एट्रीब्यूट करेक्टर सेट एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द करेक्टर एनकोडिंग इन द डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पर करेक्टर सेट जो है एट्रीब्यूट इसमें लिखा है UTF-8। तो ये है यूनिवर्सल ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट 8। तो बेसिकली यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट है इसमें जो ASCII करेक्टर हैं, बेसिकली यूनिवर्सल कोड्स की यहाँ पर बात हो रही है। यूनिवर्सल ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट होती है इसकी फुल फॉर्म। ओके, इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट लिंक टैग है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टैग है। इसमें क्या होता है कि हम अपने डॉक्यूमेंट को लिंक करते हैं किसी अदर फाइल के साथ। जैसे दोस्तों मैं यहाँ पर एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ index.css। तो ये मैंने फ़ाइल यहाँ पर क्रिएट किया है। अब दोस्तों इन फाइल्स को मैं लिंक करना चाहता हूँ तो मैं लिंक टैग का यूज़ करता हूँ। एक और फाइल मैं क्रिएट करता हूँ, जैसे मैं index.js जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल।
तो ये तीनों फाइल्स को मैं लिंक करने के लिए इस टैग का यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ लिंक रिलेशन टू स्टाइल शीट, और यहाँ पर बेसिकली मैं इस फाइल का नाम डाल दूँगा index.css। ओके, उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं लिंक का यूज़ करूँ तो मैं नेक्स्ट आगे index.javascript ये फाइल, इसको भी डाल दिया। अब यहाँ पर जो हमारे पास रिलेशनशिप है, ये भी एट्रीब्यूट है, इसके बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पर मैंने जावास्क्रिप्ट लिख दूंगा, ठीक है। तो इसके बाद इसको सेव करूंगा। ओके, अब दोस्तों यहाँ पर क्या होगा कि ये तीनों फाइल्स आपस में लिंक हो चुकी हैं। अब लिंक कुछ इस तरह से हुई है कि जैसे मैं यहाँ पर एक एलिमेंट बनाता हूँ h1, और बेसिकली इसमें मैं कुछ लिख देता हूँ, जैसे मैं दिस इज़ ए हेडिंग। ओके, ये मैंने लिख दिया। अब इसके बाद मैं इंडेक्स में CSS की फाइल में जाता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ h1 देन करली ब्रेस, और यहाँ पर कुछ CSS की प्रॉपर्टी वगैरह मैं डाल देता हूँ। बैकग्राउंड कलर मैंने ये दे दिया, सेव किया, और इस फाइल को मैं यहाँ पर ओपन कर रहा हूँ, रिफ्रेश किया, सॉरी यहाँ पर मैंने इसको सेव नहीं किया, और यहाँ पर HTML की फाइल है, इसको भी सेव कर दूंगा। दोनों को सेव करने के बाद मैं फिर ब्राउज़र में आता हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो मेरी h1 है, इसके इस एलिमेंट के पीछे एक बैकग्राउंड कलर आ चुका है। तो उसी तरह से दोस्तों यहाँ पर ये जो जावास्क्रिप्ट की फाइल है, ये भी लिंक है, ठीक है। तो ये आपका लिंक टैग जो है कुछ इस तरह से फाइल्स को लिंक करने का काम करता है। ओके, अब इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप भी मैंने यहाँ पर बता दिया है, जैसे कि ये जो लिंक है, मैंने यहाँ पर लिंक टैग के अंदर रिलेशनशिप डिफाइन की है स्टाइल शीट के लिए। उसी तरह से मैं नेक्स्ट ये जो जावास्क्रिप्ट की फाइल है, इसके लिए मैं यहाँ पर रिलेशनशिप में लिखा है जावास्क्रिप्ट। ओके, तो ये कुछ इस तरह से काम में करता है एट्रीब्यूट। ओके, अब दोस्तों बात करते हैं हम href एट्रीब्यूट की। ये एट्रीब्यूट दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्पेसिफाई करता है URL को। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं ये वेबसाइट ओपन करता हूँ, और यहाँ पर बेसिकली मैं जब किसी भी बटन पर क्लिक करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया, तो मैं यहाँ पर जावास्क्रिप्ट वाले पेज में आ चुका हूँ। अगर मैं यहाँ पर PHP पर या किसी अदर पर क्लिक करता हूँ, तो बेसिकली ये सभी वेब पेज हैं जो कि किसी ना किसी href एट्रीब्यूट से यहाँ पर लिंक हुए हैं। उसी तरह से दोस्तों ये जो href एट्रीब्यूट है, ये काम करता है आपके डॉक्यूमेंट में किसी तरह का लिंक बनाने के लिए, कि आपका यूज़र किसी एक पेज से दूसरी पेज में जा सके। तो उसके लिए दोस्तों ज़्यादातर मामलों में एंकर टैग का यूज़ किया जाता है, और बेसिकली एंकर टैग में ये स्पेशलिटी होती है कि ये href एट्रीब्यूट वहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट आपको मिलता है, और इस href एट्रीब्यूट में बेसिकली आप किसी ना किसी वेबसाइट का एड्रेस डालते हैं। जैसे यहाँ पर मैं ये वेबसाइट का यहाँ से कॉपी करके एड्रेस डाल रहा हूँ। ये एड्रेस मैंने यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैं इस फाइल में यहाँ पर href के इन डबल कोट्स में पेस्ट कर दूँगा, और उसके बाद यहाँ पर लिख दूँगा PHP और सेव कर दूंगा। सेव करने के बाद दोस्तों जब मैं इस डॉक्यूमेंट को फिर से ओपन करता हूँ, राइट क्लिक करूँगा और ओपन विद लाइव सर्वर में इस डॉक्यूमेंट को ओपन करता हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैं सीधा उस वेबसाइट पर, इस पेज पर आ रहा हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर इस पेज में ये लिंक डाला है, और ये लिंक डाला है मैंने href की मदद से, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट होता है। ओके, अब इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं नेक्स्ट एट्रीब्यूट की। तो बेसिकली ये एक स्टाइल एट्रीब्यूट है, और ये बेसिकली आपके लिए इनलाइन और इंटरनल CSS को डिफाइन करने का काम करता है आपके HTML डॉक्यूमेंट में। तो जैसे अगर मैं यहाँ पर इसको क्लोज कर रहा हूँ, और नेक्स्ट एट्रीब्यूट की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं एक एलिमेंट ले रहा हूँ h1, और इसके अंदर मैं हेडिंग डाल रहा हूँ, और ये मैंने हेडिंग डाल दी है। और बेसिकली इस h1 में मैं स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करके इनलाइन CSS को अप्लाई कर सकता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर इस टेक्स्ट के पीछे एक कलर डाल रहा हूँ, बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ पर कोई भी ले रहा हूँ, जैसे मैं एक्वामरीन ले रहा हूँ, सेव कर रहा हूँ और इस डॉक्यूमेंट को ओपन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि h1 के पीछे ये कलर आ चुका है। ओके, उसी तरह से दोस्तों मैं इस कलर को बॉडी के अंदर भी लगा सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर बॉडी टैग में आऊँगा, और स्टाइल टैग की मदद से कोई भी बैकग्राउंड कलर वगैरह मैं बॉडी में भी सेट कर सकता हूँ। तो बेसिकली ये आपकी इनलाइन CSS होती है, जिसकी मदद से आप ये काम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो सेव कर रहा हूँ, तो बॉडी को भी ब्लू कलर मिल जाएगा। तो ये देखिए पूरी बॉडी को ब्लू कलर मिल चुका है। अब दोस्तों ये स्टाइल एट्रीब्यूट आपके डॉक्यूमेंट में इनलाइन CSS ऐड करता है, और उसी तरह से दोस्तों ये जो स्टाइल एट्रीब्यूट है, ये एट्रीब्यूट ना बन के हेड टैग के अंदर एक टैग भी बन सकता है, जिसको हम इंटरनल CSS बोलते हैं। तो यहाँ पर ये स्टाइल टैग के अंदर भी हम CSS लिख सकते हैं, ठीक है। तो
यहाँ पर लिखा स्टाइल टैग इनलाइन CSS को ऐड करने के लिए होता है और यहाँ पर इंटरनल CSS को ऐड करने के लिए यूज़ में आता है, ठीक है। नेक्स्ट टैग आता है स्क्रिप्ट टैग, बेसिकली टैग बोल सकते हैं आप इसे, क्योंकि ज़्यादातर मामलों में हम यहाँ पर अगर इनलाइन इंटरनल CSS ऐड करते हैं तो स्क्रिप्ट टैग की मदद से हम यहाँ पर जावास्क्रिप्ट भी ऐड कर सकते हैं अपने इस डॉक्यूमेंट में। यहाँ पर हम CSS बना सकते हैं, यहाँ पर हम स्क्रिप्ट बना सकते हैं, ओके। अब इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की। और बेसिकली हमने इन सभी टैग्स और एट्रीब्यूट को पहली स्लाइड में कवर कर लिया है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पर हमें बॉडी, हेडर, नेव, मेन, आर्टिकल, सेक्शन, असाइड और फुटर टैग्स देखने को मिलते हैं। ये सभी टैग्स हैं, इसमें से कोई भी एट्रीब्यूट नहीं है। तो ये टैग दोस्तों बेसिकली तब काम में आते हैं जब हम किसी वेब पेज को क्रिएट कर रहे होते हैं और डिफरेंट एरियाज़ में वेब पेज के इन टैग्स का यूज़ किया जाता है। जैसे अगर मैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाऊं तो यहाँ पर ये एक वेब पेज है और इस वेब पेज का ये ऊपरी सिरा जिसको हम हेडर बोलते हैं, इसमें हम हेडर टैग जो है इंक्लूड करते हैं। उसके बाद हम पेज में नेविगेशन बनाते हैं, नेविगेशन लिंक्स बनाते हैं, उसके लिए नेव टैग का यूज़ करते हैं। वेब पेज का मेन एरिया होता है, उसके लिए मेन टैग यूज़ करते हैं। असाइड होती है, सेक्शंस होते हैं, फिर असाइड होती है और लास्ट में फुटर होता है। तो इस तरह से हम पेज बनाते हैं और डिफरेंट जगह पर इन सभी टैग्स का कुछ इस तरह से यूज़ करते हैं। तो दोस्तों ये एलिमेंट्स बेसिकली बहुत इम्पॉर्टेंट आज के टाइम में माने जाते हैं, क्योंकि सर्च इंजन के लिहाज से इन एलिमेंट्स को हम कुछ वेब पेज में इस तरह से स्ट्रक्चर करते हैं। पहले क्या होता है था कि एक डिव एलिमेंट लिया जाता था और उसी के साथ ही हम हेडर, फुटर, असाइड, मेन सब कुछ उसी के साथ बना देते थे। बट आज ऐसा नहीं होता। अगर हम प्रोफेशनली काम करते हैं तो देन हमें ये पता है कि हेडर एरिया में हेडर टैग का यूज़ होता है, फुटर एरिया में फुटर टैग का यूज़ होता है। तो इसलिए हम जब कोई पेज बना रहे होते हैं तो इन टैग्स का यूज़ करते हैं, ओके। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर बेसिकली ये टैग ले रहा हूँ जो मेरा हेडर टैग है। तो यहाँ पर हेडर टैग, देन एंटर। तो ये मेरा हेडर टैग है। इसमें जो भी मैं कोड लिखूंगा ये मेरे हेडर के लिए है। उसके बाद मैं अगर नेविगेशन बार बनाऊंगा उसके लिए नेव लिख दूंगा। नेक्स्ट उसके बाद आ जाता है हमारे पास मेन। तो मेन, एंटर, मेन एलिमेंट कुछ इस तरह से ले लूँगा। उसके बाद आ जाता है असाइड और ये एलिमेंट कुछ इस तरह से ले लूँगा। अब दोस्तों मैं कुछ कंटेंट वगैरह यहाँ पे डाल देता हूँ, ओके। तो जैसे मैं एलिमेंट्स लिख के यहाँ पर डाल रहा हूँ, ओके, इन सभी एलिमेंट्स के बीच में, ओके। कॉपी कर रहा हूँ और पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद लास्ट में 2-3 एलिमेंट्स जो रह चुके हैं यहाँ पर आर्टिकल लिखने के लिए यूज़ में आता है, ओके। इसमें भी मैं यहाँ पर एलिमेंट पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आ जाता है सेक्शन। तो जब मैं कोई स्पेशल सेक्शन बनाऊँगा अपने पेज में तो उसके लिए मैं यहाँ पर सेक्शन डिफाइन कर दूँगा। तो इस तरह से मैं इनको अलग अलग करके अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपने पेज में लेता चलूँगा, ओके। यहाँ पर हमारे लिए फुटर है, ओके। तो कुछ इस तरह से मैं फुटर एलिमेंट जो है ले सकता हूँ। और यहाँ पर भी मैंने एलिमेंट के अंदर एक टेक्स्ट ले लिया है। और यहाँ पर बेसिकली मैं इंटरनल CSS का यूज़ करूँगा और आपको बताऊँगा कि ये एलिमेंट किस तरह के होते हैं और ब्लॉक है या इनलाइन। तो स्टार एलिमेंट से इन सभी को मैं बेसिकली यहाँ पर टारगेट कर लूँगा और बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड, ओके। अब सेव कर रहा हूँ और राइट क्लिक करूँगा, ओपन विद लाइव सर्वर में इसको ओपन कर दूँगा, ओके। और ये देखिए ये सभी जो एलिमेंट्स हैं ये बेसिकली ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हैं और कुछ इस तरह से आपके पेज में दिखते हैं, ओके। देखिए दोस्तों एलिमेंट चाहे कोई भी हो, ओके, ये बेसिकली अगर मैं यहाँ पर कोई एक डिव एलिमेंट भी लेता हूँ वो भी कुछ इस तरह का ही बिहेव करेगा।
सभी ब्लॉक एलिमेंट हैं और बेसिकली इनमें जो कंटेंट मैंने लिखा है उसमें भी आपको किसी तरह का फ़र्क देखने को नहीं मिल रहा। ओके, अब सवाल आ सकता है कि फिर इनके डिफरेंट डिफरेंट नेम्स क्यों हैं जब ये काम एक सा कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, सर्च इंजन के लिहाज से इन एलिमेंट्स को लेना पड़ता है। जब आप वेब पेज बना रहे होते हैं तो सर्च इंजन इन टैग्स के ज़रिए ये पता करता है कि आपकी वेब पेज में कौन सा कंटेंट कहाँ पर पड़ा है। तो उस लिहाज से एसईओ के हिसाब से, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के हिसाब से आपने जो है अपने पेज में एलिमेंट्स को कुछ इस तरह से लेना है। ओके, जो कि मैंने आपको यहाँ पर स्लाइड में बेसिकली समझाया है कि आपने जब कोई वेब पेज क्रिएट करना है तो उसका हेडर, नैव, मेन, असाइड, फुटर सेक्शन, ये सभी कुछ इस तरह से आपने बनाने हैं। ये लेआउट है वेब पेज का। ओके, अब इसके बाद दोस्तों हम अपने नेक्स्ट एलिमेंट्स की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये जो एलिमेंट है डिव, जेनेरिक कंटेनर, ये बहुत काम की चीज़ है। देखिए दोस्तों, हम कोई भी एलिमेंट की शुरुआत बेसिकली हेडर में, अगर हेडर बना रहे हैं तो हेडर के अंदर बेसिकली हम बहुत सारी डिव्स बनाते हैं, छोटी छोटी डिव्स बनाते हैं, उसके अंदर जो है हम कंटेंट डालते हैं। तो डिव एक बहुत बढ़िया एक एलिमेंट है। बेसिकली ये भी एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, बट इसका इन एलिमेंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। चाहे हेडर की बात करें, नैव की बात करें, मेन की बात करें, साइड, आर्टिकल, सेक्शन, फुटर, इन सभी के अंदर इस एलिमेंट का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इस एलिमेंट से ही आपकी कंप्लीट वेबसाइट्स बनती है, क्योंकि अब पता नहीं हम कितनी सारी डिव्स बनाते हैं। ओके, एग्जांपल के लिए मैं एक वेबसाइट ओपन कर रहा हूँ यहाँ पर, जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं W3 की ये साइट ओपन कर रहा हूँ। राइट क्लिक करूँगा, इस पेज के व्यू पेज सोर्स में जाऊँगा, तो अभी आप देख रहे हैं कि इसमें कितनी सारी डिव्स जो हैं वो यूज़ में आई हैं। तो डिव एक बहुत ज़रूरी एलिमेंट है जिसको हमने अच्छी तरह से स्टडी करना है। अब इसका जो नेचर है डिव का, ये बेसिकली ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है, क्योंकि मैंने अभी भी इसमें स्टार प्रॉपर्टी का यूज़ किया है। तो मैं कुछ इसके अंदर रैंडम ऐसे कुछ लिख दूंगा, टेक्स्ट सेव कर दूंगा, तो आप देखेंगे कि डिव जो है वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। तो यहाँ पर क्या करूँगा, बेसिकली मैं यहाँ पर जो स्टार लिखा है यहाँ पर मैं डिव लिख दूंगा, सेव कर दूंगा। देन आप देखेंगे कि जो मैंने डिव के अंदर लिखा है वो बेसिकली यहाँ पर एज इट इज़ शो हो रहा है। और उसके बाद आपको इस एलिमेंट का जो नेचर है वो भी देखने को मिल रहा है कि ये अपने आगे सारी जगह को घेर रहा है। तो इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट नेचर है वो ब्लॉक है। ओके, तो डिव जो है वो आपने बहुत ज़्यादा आने वाले टाइम में यूज़ करनी है। अगर आप वेब डेवलपमेंट में अपना करियर बना रहे हैं, HTML को सीखना चाहते हैं, तो आपको खुद आने वाले टाइम में पता चल जाएगा कि डिव क्या चीज़ होती है। ओके, तो ये एक जेनेरिक कंटेनर है। ओके, नेक्स्ट टैग की तरफ बढ़ते हैं जो कि है पैराग्राफ टैग। तो जब आप अपने पेज में कोई टेक्स्ट वगैरह ऐड करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर पहले तो इन सभी के एलिमेंट्स को यहाँ से हटा लेता हूँ और मैं यहाँ पर एक मेन एलिमेंट लेता हूँ। जैसे मैं ये मेन एलिमेंट ले रहा हूँ। अब इस मेन एलिमेंट के अंदर मैं टेक्स्ट लेना है, तो उसके लिए मैं यूज़ करता हूँ पैराग्राफ टैग का। अब इस टेक्स्ट पैराग्राफ टैग में हम किसी भी तरह का टेक्स्ट जो है वो डाल सकते हैं। और ये जो लॉरेम मैंने लिखा है ये बेसिकली एक एमेट है जिसकी मदद से मैं रैंडम टेक्स्ट यहाँ पर डाल रहा हूँ। ओके, तो ये जो रैंडम टेक्स्ट इस पैराग्राफ टैग के अंदर मैंने डाला है ये बेसिकली मैं सेव करके आपको दिखाता हूँ। तो ब्राउज़र ओपन करता हूँ तो आप देखेंगे कि एज इट इज़ ये यहाँ पर ब्राउज़र में प्रिंट हो रहा है। ओके, तो जब हम अपने वेब पेज में किसी तरह की डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, लिखती काम करते हैं, तो वो बेसिकली आपके पैराग्राफ टैग्स में आता है। ओके, तो पैराग्राफ टैग जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप कंटेंट राइट वगैरह करते हैं वेब पेज पर अपने, तो उस केस में इस टैग का मेनली ये ज़्यादा यूज़ होता है। ओके, अब इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट टैग की बारी है और वो है हमारा H1 हेडिंग टैग। और हेडिंग टैग बेसिकली H1 से लेकर H6 तक होते हैं। तो यहाँ पर मैं बेसिकली एक हेडिंग टैग ले रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर H1 लूँगा, H2 लूँगा, H3 लूँगा, H4, इस तरह से एलिमेंट जो है मैं लेता चलूँगा। तो मैं इन्हें H1 लिया। अब इसके बाद लेता हूँ H2 आ गया। अब इसके बाद H3 आ जाता है,
इसके बाद आ जाता है आपका H4 आ जाता है, ओके। इसके बाद आ जाता है H5 और लास्ट में आ जाता है आपके लिए H6। तो ये आपके 6 हेडिंग टैग आते हैं, ओके। तो ये आपके वेब पेज में हेडिंग डिफाइन करने के लिए यूज़ में आते हैं, ओके। तो जैसे मैं यहाँ पर इकट्ठा लिख रहा हूँ लर्न वेव, ओके। तो मैंने ये लिखा लर्न वेव, सेव किया और मैं पेज, हाँ ये देखिए यहाँ पर आ चुका हूँ। तो आप देख रहे हैं कि जो मेरा H1 टैग है वो सबसे बड़ा दिख रहा है, उसके बाद H2 उससे छोटा, H3 उससे छोटा, इस तरह से करते करते H6 जो है वो सबसे छोटा हो जाता है, ओके। तो ज़्यादा हम यूज़ करते हैं दोस्तों H1 का, और ये बेसिकली एक हिसाब से देखा जाए तो किसी भी पैराग्राफ अगर हम अपने पेज में बनाते हैं तो उसका अगर हमने हेडिंग डिफाइन करना है कि वो पैराग्राफ किस चीज़ के बारे में है, तो फिर उसके लिए हम हेडिंग टैग का यूज़ करते हैं। तो हेडिंग टैग बेसिकली आपके जो पेज है उसको रैंक करवाने में काफ़ी हेल्पफुल होता है, क्योंकि सर्च इंजन जो है वो हेडिंग टैग के अंदर लिखा हुआ कंटेंट पहले पढ़ता है और उससे समझता है कि उसके अंदर कंटेंट क्या है। तो जब आप कोई कंटेंट बना रहे हैं अपने वेब पेज के लिए तो उसका जो हेडिंग है वो हेडिंग टैग में डालना है, ओके। तो सबसे पहले जो H1 है उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और है कि ये जो टेक्स्ट आप देख रहे हैं कि H1 में बड़ा है, H6 में सबसे छोटा। अब यहाँ पर ये चीज़ बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट मिली हुई है। इस टेक्स्ट का जो साइज़ है H1 का वो बड़ा बाय डिफ़ॉल्ट है। अगर हम चाहें तो इसका साइज़ जो है टेक्स्ट का वो चेंज कर सकते हैं CSS की प्रॉपर्टीज़ वगैरह लगा के। अब इसमें कोई भी चीज़ जो है HTML में आप ये मत सोचिए कि फिक्स होती है। हर एक चीज़ जो है वो चेंज हो जाती है, चाहे कलर है, चाहे फॉन्ट फैमिली है, हर एक चीज़ चेंज होती है। कुछ चीज़ें हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट मिलती हैं, और बाय डिफ़ॉल्ट समझना आपको ज़रूरी है कि हाँ जो पहले से ही लिखी हुई हैं जो मिल जाती, चेंज हम कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि कोई एलिमेंट ब्लॉक है, अब उसको इनलाइन करना है तो ईजिली हो जाता है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। जब हम सीखेंगे तो ब्लॉक को इनलाइन और इनलाइन को ब्लॉक करना हमें आ जाता है, ओके। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है, और बाय डिफ़ॉल्ट का मतलब आप ये समझिए कि जो पहले से ही अप्लाई है, ओके। अब इसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट एंकर टैग की तरफ बढ़ते हैं। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टैग भी हम इसे कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि एंकर टैग की हेल्प से हम बेसिकली लिंक बनाते हैं अपने पेज के अंदर कि जो हमारा यूज़र है क्लिक करने पर किस पेज पर जाएगा। तो लिंक बेसिकली वेब पेज में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उसको बनाने के लिए बेसिकली हम एंकर टैग का यूज़ करते हैं। तो बेसिकली दोस्तों यहाँ पर मैं जस्ट ए प्रेस करूँगा और VS कोड जो है वो काफ़ी इंटेलिजेंट IDE है, और इसे पता चल जाता है कि मेरे को क्या चाहिए। जस्ट एंटर प्रेस करूँगा, पूरा टैग मेरे लिए रेडी कर देगा, और उसके साथ यहाँ पर href एट्रीब्यूट भी ला के दे देगा, जो कि मैंने पहले भी आपको बताया है। अब इसमें दोस्तों href में बेसिकली हाइपर रेफरेंस होता है। इसका मतलब तो हाइपर रेफरेंस में हम उस पेज का एड्रेस डालते हैं जहाँ पर हमने अपने यूज़र को लेके जाना होता है। तो बेसिकली दोस्तों वेबसाइट्स जो होती हैं, वेब पेज जो होते हैं इंटरनेट पर, उन सभी के एड्रेस होते हैं जिसको हम URL बोलते हैं। हर एक पेज का डिफरेंट एड्रेस होता है, किसी भी पेज का मतलब सेम एड्रेस नहीं होता। तो यहाँ पर हम किसी भी पेज का अगर एड्रेस डालते हैं और देन हम एक यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिख दिया मैंने क्लिक मी। तो मैं क्लिक मी करने पर जो मेरा यूज़र है वो रीडायरेक्ट हो जाएगा मेरे इस href वाले एड्रेस में। जैसे दोस्तों मैं यहाँ पर एड्रेस डालना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ गूगल, ओके, गूगल लिखता हूँ। तो ये है गूगल, ठीक है। तो ये गूगल का होम पेज है, और यहाँ पे क्लिक करूँगा, डबल टैप करूँगा, ये गूगल का एड्रेस है। इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आऊँगा और हाइपर रेफरेंस वाले इन दो कोड्स के अंदर पेस्ट कर दूँगा। पेस्ट करने के बाद Ctrl+S सेव, और फिर मैं अपने ब्राउज़र में आऊँगा और यहाँ पर डॉक्यूमेंट में, यहाँ पर देखिए ये बटन आ चुका है।
जो मैंने दोस्तों यहाँ पर लिखा है क्लिक मी, तो क्लिक मी, अगर मैं क्लिक मी की जगह यहाँ पर लिख दूंगा गो टू गूगल, ऐसा लिख दूंगा गो टू गूगल, सेव कर दूंगा। यहाँ पर लिख के आ रहा है गो टू गूगल, क्लिक करूंगा तो देखिए ये गूगल का पेज यहाँ पर लोड हो चुका है। तो बेसिकली किसी भी वेब पेज का मैं यहाँ पर एड्रेस डाल सकता हूँ, चाहे मेरा है तो चाहे किसी और का। तो ये एलिमेंट काफ़ी काम का है, क्योंकि इससे मैं अपने यूज़र को कहीं भी रीडायरेक्ट कर सकता हूँ अपने वेबसाइट के अंदर। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है टारगेट स्पेसिफाई दी वेयर टू ओपन दी लिंक्ड डॉक्यूमेंट। ओके, तो टारगेट एट्रीब्यूट क्या करता है इसमें, यहाँ पर मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर टारगेट एट्रीब्यूट का यूज़ करूँगा। अब यहाँ पर 4 चीज़ें हैं, ब्लैंक, सेल्फ, पेरेंट और टॉप। इसमें दोस्तों सबसे ज़्यादा अगर आपने यूज़ करना है तो यहाँ पर आपने करना है ब्लैंक का। अब इसकी हेल्प से क्या होता है, जैसे मैं कंट्रोल सेव करता हूँ और अपने ब्राउज़र को ओपन करता हूँ, तो यहाँ पर बेसिकली मेरे हिसाब से पेज क्लोज हो चुका है। सॉरी, नहीं, पेज नहीं क्लोज हुआ, इसको जस्ट मैं रिफ़्रेश कर रहा हूँ। देखिए ये जो मेरा पेज है, अब यहाँ पर मैं क्लिक कर दूँगा। क्लिक करने के बाद क्या है कि जो मेरा ओरिजिनल पेज है वो क्लोज नहीं हो रहा। पहले क्या था कि इसी पेज पे गूगल का पेज आ रहा था, बट अब मैं जब क्लिक कर रहा हूँ तो गूगल का पेज जो है एक नए विंडो में ओपन हो रहा है, नए टैब में ओपन हो रहा है। तो ये कैसे हो रहा है, ये बेसिकली इस टारगेट एट्रीब्यूट के अंदर जो मैंने वैल्यू लिखी है ब्लैंक, इसकी हेल्प से हो रहा है। अब इसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट एलिमेंट्स की तरफ बढ़ते हैं, और ये है हमारे पास हाइट और विड्थ। देखिए दोस्तों, जब हम कोई एलिमेंट बनाते हैं तो उसकी अगर हमने कोई फिक्स हाइट और फिक्स विड्थ सेट करनी है, तो उस केस में ये CSS की प्रॉपर्टीज़ हैं जिनका हम यूज़ करते हैं। अब ये ना तो एट्रीब्यूट है ना तो ये टैग है, ठीक है, तो ये CSS की प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे दोस्तों मैं यहाँ पर एक एलिमेंट लेता हूँ div, और इस एलिमेंट में लिखता हूँ दिस इज़ ए, इस एलिमेंट ने किसी ना किसी तरह की इस वेब पेज में जगह को घेरा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं स्टाइल एट्रीब्यूट के जरिए स्टाइल टैग के अंदर CSS लिखता हूँ, और CSS में इस एलिमेंट को सबसे पहले टारगेट करता हूँ div, और यहाँ पर बॉर्डर प्रॉपर्टी का यूज़ करके मेरे को पता चल जाएगा कि इसमें हमने कितनी विड्थ और हाइट को सेट किया है। ओके, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 2 पिक्सल सॉलिड रेड, तो ये मैंने लिखा, देन सेव। तो आप देखेंगे कि इस एलिमेंट ने डॉक्यूमेंट में इतनी जगह को घेरा हुआ है, ये इसकी कुछ हाइट है और कुछ विड्थ है। अब यही चीज़ हम चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर हम हाइट और विड्थ प्रॉपर्टी का यूज़ करके, हाइट का यूज़ करके हम बेसिकली इस एलिमेंट को कुछ पर्टिकुलर हाइट दे सकते हैं। जैसे मैंने इसको 200 पिक्सल हाइट दे दी है। उसके बाद यहाँ पर इसकी विड्थ जो है वो भी मैं यहाँ पर अप्रॉक्स 200 पिक्सल कर रहा हूँ, ठीक है, सेव कर रहा हूँ। तो इस एलिमेंट की जो हाइट है और विड्थ जो है दोनों मैंने चेंज कर दी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली हम इन 2 प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके किसी भी एलिमेंट की हाइट विड्थ को सेट कर सकते हैं, और उस हाइट विड्थ को हम जितना चाहे उतना कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी यहाँ पर 20 पिक्सल इंटू 20 पिक्सल कर दिया, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये इस एलिमेंट की हाइट विड्थ कितनी छोटी हो चुकी है। तो कुछ इस तरह से इन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके हम किसी भी एलिमेंट की हाइट और विड्थ को सेट कर सकते हैं। अब दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट एलिमेंट्स की। तो यहाँ पर हमारे पास स्पैन एलिमेंट है, और ये बेसिकली एक इनलाइन कंटेनर होता है। तो जैसे हमारे पास div कंटेनर होता है, उसी तरह से स्पैन एलिमेंट भी एक कंटेनर की तरह बिहेव करता है, और इसमें हम बेसिकली कुछ भी किसी भी तरह का टेक्स्ट जो है वो डाल सकते हैं। बट फ़र्क सिर्फ इतना है, ये एक इनलाइन एलिमेंट है। जैसे div जो है वो आपका ब्लॉक एलिमेंट है, ये इनलाइन है। अब मैंने आपको ब्लॉक और इनलाइन एलिमेंट में फ़र्क जो है वो समझा के रखा है, क्योंकि इनलाइन जो होता है वो उतनी जगह को घेरता है जितनी उसको रिक्वायर्ड होती है, और ब्लॉक एलिमेंट बेसिकली आपके ब्राउज़र में जो विड्थ होती है उसको पूरी विड्थ को ऑक्यूपाई करता है। तो इस तरह से इन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस है, बट ये दोनों एलिमेंट जेनरिक कंटेनर की तरह बिहेव करते हैं, कुछ भी आप इनमें डाल सकते हैं। उसी तरह से दोस्तों हम नेक्स्ट एलिमेंट की बात करते हैं, जो है हमारे पास br और hr। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों मैं इन दोनों को पहले तो डिलीट कर देता हूँ। देन उसके बाद यहाँ पर एक पैराग्राफ टैग लेता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ lorem, जो कि हमारे लिए
एक रैंडम सा टेक्स्ट जनरेट करता है। अब देखिए दोस्तों, जब मैं इसको सेव करता हूँ और ब्राउज़र में इसको ओपन करता हूँ, आप देखेंगे कि ये जो टेक्स्ट है ये एज इट इज़ यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे एक लाइन ब्रेक आ जाए और यहाँ पे भी एक लाइन ब्रेक आ जाए, और इसको ऐड करने के लिए मैं यहाँ पर जहाँ पे भी मेरे को लाइन ब्रेक चाहिए वहाँ पर लेस देन और BR लिख दूँगा। सेव करूँगा, ब्राउज़र में फिर से ओपन करूँगा तो यहाँ पर ये लाइन यहाँ से ब्रेक हो चुकी है। BR ट्रैक का मतलब सिर्फ लाइन ब्रेक करना होता है। उसके बाद मैं आगे कहीं पे ब्रेकिंग करना चाहता हूँ, यहाँ पे मैंने लेस देन और BR लिख के ग्रेटर देन सेव किया, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये टेक्स्ट जो है ये 3 लाइंस में ब्रेक हो चुका है। अब इसके बाद दोस्तों हम अपने नेक्स्ट टैग की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है हमारे पास HR टैग। तो HR टैग बेसिकली एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचने के लिए यूज़ में आता है। HR लिखिए, सेव किया, और मैं ब्राउज़र में फिर वापस आता हूँ तो ये लाइन यहाँ पर आ चुकी है। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो बेसिकली ये HR टैग के ज़रिए यहाँ पर डिफाइन हुई है। ओके, अब इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हमारे पास आता है टेबल्स। तो टेबल्स बेसिकली यूज़ में आते हैं, जो कि हमने अगर जो हमारा डेटा होता है उसको अगर हमने टेबल में अरेंज करना होता है तो उस केस में HTML में भी टेबल्स होते हैं। तो टेबल बेसिकली आपके लिए रॉ और कॉलम कंसिस्ट करते हैं, जिसमें आप उनके सेल के अंदर डेटा को डालते हैं। जैसे अगर आपने एक्सेल वगैरह सीखा होगा, एक्सेल में काम किया होगा, तो उसमें सेल होते हैं, उसमें हम डेटा डालते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली दोस्तों हम यही काम HTML टेबल्स में भी कर सकते हैं। तो HTML tables are the way organize and display data in structure format on a web page. Table consists of rows and allowing you to present data in a grid-like layout. Okay. तो दोस्तों यहाँ पर बेसिकली मैं आपको इन टैग्स के बारे में पहले बता देता हूँ कि एक टेबल जो है उसको बनाने के लिए हम टेबल टैग का यूज़ करते हैं। टेबल रो को बनाने के लिए, रोज़ जो होती हैं टेबल में, उसको बनाने के लिए TR का यूज़ करते हैं। टेबल हेड जो सबसे ऊपर वाली रो होती है उसको बनाने के लिए हम TH का यूज़ करते हैं। TD मतलब टेबल के अंदर जो नीचे वाली रोज़ होती हैं, टेबल डेटा हम डालते हैं जिसमें सेल जिसे बोलते हैं, उसके लिए हम TD लिखते हैं। ओके, तो सेल बोल सकते हैं या आप इनमें कॉलम बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। TD। ओके, दिस टैग्स रिप्रेजेंट द टेबल डेटा सेल यूज्ड फॉर रेगुलर डेटा। सो इसके लिए दोस्तों मैं क्या करूँगा, मेरे पास ना ऑलरेडी यहाँ पर टेबल है, क्योंकि मैं यहाँ पर आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, तो इसलिए मैंने ऑलरेडी टेबल जो है वो यहाँ पे लिया हुआ है। तो मैं बेसिकली यहाँ से इसको कॉपी और पेस्ट करके आपको ब्राउज़र में दिखाता हूँ कि टेबल किस तरह से दिखता है। तो यहाँ पर मैं इन दोनों एलिमेंट्स को यहाँ से पहले डिलीट कर देता हूँ, Ctrl+V। तो ये मेरा टेबल यहाँ पर आ चुका है। उसी के साथ दोस्तों यहाँ पर मैं CSS भी यहाँ से उठाऊँगा। तो यहाँ पर इसके ऊपर मैंने CSS लिखी हुई है। ओके, एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। लिखने में टाइम जाएगा, सो इसलिए मैंने यहाँ से इसको पहले ही कॉपी करके रखा है। सो यहाँ पर इसको सेव कर रहा हूँ और मैं ब्राउज़र में ओपन कर रहा हूँ डॉक्यूमेंट को। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर बेसिकली एक टेबल है जिसमें कंपनी है, कॉन्टैक्ट है, और यहाँ पर बेसिकली छोटा सा कोई डेटा रिप्रेजेंट कर रहा है ये टेबल। तो इसको बनाने में क्या क्या चीज़ें जो है यूज़ में आई हैं। तो सबसे पहले मेरे पास आया है टेबल टैग, ठीक है। तो टेबल टैग यहाँ पर एक ही बार लेना है हमने एक टेबल बनाने के लिए, और ये नीचे सबसे नीचे ये क्लोज हो जाएगा। ओके, उसके बाद ये जो TR यहाँ पे लिखा है ये बेसिकली इन रॉज को डिफाइन कर ली, ये वाली रॉज है, ठीक है। ये रॉज जो है, हाँ ये रॉज को डिफाइन करने के लिए हमने TR लिखे हैं। तो कितने यहाँ पर रॉज हैं, 1 2 3 4 5 6, आई थिंक यहाँ पर पूरे 7 रोज हैं। तो हमने टोटल 7 TR लिखे होंगे। यहाँ पर ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7। तो 7 हमने यहाँ पे TR लिए हैं, ठीक है। 7th TR मतलब टेबल रोज लिए हैं। अच्छा दोस्तों, TR के बाद हम बात करते हैं इन टैग्स की, जिनका नाम है TH। तो इसका मतलब है टेबल हेडिंग। तो ये हमारी जो फर्स्ट रो है जिसमें हमने कंपनी, कॉन्टैक्ट और कंट्री लिखा हुआ है, तो इस फर्स्ट रो में हमने जो इंफॉर्मेशन डालनी होती है, बेसिकली हमने यहाँ पर टेबल का हेडिंग देने होते हैं या टेबल के लेबल देने होते हैं कि उस कॉलम के नीचे जो डेटा कंसिस्ट कर रहा है वो किस तरह का है। तो बेसिकली उसके लिए हम टेबल हेडिंग बनाते हैं। तो यहाँ पर टेबल हेड के लिए सबसे पहला हम टेबल
TD लिखते हैं। तो जितने भी हमने टेबल हेड बनाने होते हैं या जितने भी कॉलम के लिए हेडिंग डिफाइन करने होते हैं तो ये इस TR के अंदर लिखते हैं, जो सबसे पहले होती है। उसके बाद नेक्स्ट TR जो होती है हमारी नेक्स्ट टेबल रो होते हैं, उसमें तो बेसिकली हम डेटा डालते हैं। तो डेटा डालने के लिए हम यूज़ करते हैं TD का, टेबल डेटा। ओके, और बाकी जितनी भी रोज़ है उसमें हम डेटा डालते ही जाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली यहाँ पर 7 रो हमने ली हुई हैं TR की हेल्प से, तो उन सभी में हमने डेटा डाला हुआ है। तो यहाँ पर बेसिकली हमने कुछ इस तरह का डेटा डाला हुआ है, और आपने भी अगर कुछ डेटा जो है वो टेबल में रिप्रेजेंट करना है अपने वेब पेज में तो कुछ इस तरह से कर सकते हैं। तो इसके बाद दोस्तों यहाँ पर इसकी CSS है, और CSS में सबसे पहले हमने बॉर्डर लिया है इसके लिए। तो TR, TD और TH के लिए हमने बॉर्डर लिया है 2 पिक्सल सॉलिड का, और टेबल के अंदर एक प्रॉपर्टी है बॉर्डर कोलैप्स, तो उसको हमने कोलैप्स कर दिया है। ठीक है, देन इसके बाद ही आपको ये टेबल देखने को मिल रहा है। ओके, तो आपने इस टेबल को एक बार बना के देख लेना है कि ये टेबल आपसे बनता है, और अगर आपको कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारी नेक्स्ट स्लाइड में हम जितने भी तरह का मीडिया अपने वेब पेज में ऐड कर सकते हैं वो ऐड करेंगे। तो इसमें बेसिकली हम इमेज ऐड करना सीखेंगे, ऑडियो ऐड करना सीखेंगे, वीडियो ऐड करना सीखेंगे, आई फ्रेम्स बनाना सीखेंगे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो कि हम मीडिया एलिमेंट्स के अंदर सीखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं IMG टैग, मतलब इमेज किस तरह से हम अपने वेब पेज में ऐड करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर इस टेबल को हटा लेते हैं। ओके, और यहाँ पर इसकी CSS को भी यहाँ से हटा लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं IMG टैग, मतलब इमेज किस तरह से ऐड करनी है, और इसमें आपको SRC एट्रीब्यूट के साथ इमेज ऐड करनी है। ओके, तो इमेज ऐड करने के बेसिकली बहुत सारे तरीके होते हैं, बट सबसे पहले आपने जिस फोल्डर को इस VS कोड में ओपन करके रखा है उसके अंदर आपने इमेजेस का एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेना है। उसी तरह जैसे मैंने ऑडियो के लिए भी किया है, वीडियो के लिए भी किया है, हमने इमेजेस के लिए भी किया है, तो आपने भी कुछ इस तरह का कर लेना है। अगर मैं इस फोल्डर को अपने PC में ओपन करके दिखाऊं तो मैं यहाँ पर इसको स्किप कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर अपने PC में इसको ओपन करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये मेरी ड्राइव है, और यहाँ पर हमने कौन सी हाँ ये वाला, तो ये फोल्डर जो है मैंने ओपन किया है, और इसमें हमने इमेजेस भी ली हुई हैं, हमने ऑडियो भी ली हुई है। ओके, उसके बाद हमने यहाँ पर वीडियोस भी ली है। तो एक एक करके इसको हम एक्सप्लेन करेंगे और फिर आपको बताएंगे कि हम किस तरह से इमेजेस को अपने वेब पेज में ऐड करते हैं। तो सबसे पहले इमेजेस को ऐड करने के लिए मैं आपको सबसे बढ़िया तरीका बताता हूँ। तो इमेज ऐड करने के लिए आपको बेसिकली बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। यहाँ पर बेसिकली उस इमेज का आपने एड्रेस डालना होता है, देन उसके बाद वो इमेज जो है यहाँ पर आपके वेब पेज में इंपोर्ट हो जाती है। बट आपको एड्रेस डालना जो है वो आना चाहिए, क्योंकि कई बार बच्चे जो है यहाँ पर बहुत कंफ्यूज होते हैं एड्रेस डालने में, SRC में। तो यहाँ पर दोस्तों आपने क्या करना है, // लगाना है, उसके बाद IMG जो मेरा फोल्डर इमेजेस वाला, उसके अंदर जो भी इमेज आपने यहाँ पर अपने वेब पेज में इंपोर्ट करनी है वो इंपोर्ट कर देनी है। ठीक है, तो ये जो आपका फाइल पाथ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कई बार क्या होता है, जैसे अगर मैं यहाँ पर अब इसको सेव करता हूँ, सेव करने के बाद ब्राउज़र में ओपन करता हूँ, ओपन करने के बाद आप देखेंगे कि ये जो इमेज है ये बेसिकली अभी यहाँ पर आ चुकी है। कई बार क्या होता है, देखिए इमेजेस नहीं आती, तो हम क्या गलती करते हैं, तो हम गलती ये करते हैं कि हमने इमेज पर क्लिक किया, देन राइट क्लिक किया यहाँ पर इमेज पर, तो यहाँ पर इमेज पे राइट क्लिक किया, यहाँ पर कॉपी पाथ कर दिया। ठीक है, कई बार क्या होता है आ जाती, कई बार नहीं आती। ठीक है, यहाँ पर कॉपी का पाथ किया, इस पाथ को हमने यहाँ से पेस्ट कर दिया, सेव किया, देन ये देखिए इमेज नहीं आई। तो ऐसा करने पर कई बार क्या होता है, इमेज नहीं आती। तो आपने सबसे बढ़िया जो तरीका, देखिए ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। ओके, जो बता रहा हूँ वो कर लेना, क्योंकि मैंने अपना टाइम यहाँ पे वेस्ट किया है, मैं नहीं चाहता कि आपका हो। आपने यहाँ पे देखिए // या अगर नहीं तो // कर लेना है। ठीक है, एमेट तो इसमें अपने आप आ जाते हैं, // कर लेना, // कर लेना।
तो यहाँ पर मैं सिंगल डॉट स्लैश कर रहा हूँ। आपने इसमें क्या लॉजिक है उसको आपने ज़्यादा नहीं स्टडी करना, सिर्फ आपने डॉट स्लैश, ओके। बाकी आपके सामने जो भी आपका फोल्डर है वो आ जाएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पर ये इमेज इंपोर्ट करना चाहता हूँ, सेव किया और ब्राउज़र में देखिए ये इमेज आ चुकी है। अब इसके बाद दोस्तों हमने इस इमेज की हाइट और विड्थ को सेट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्टाइल टैग का यूज़ करेंगे। स्टाइल टैग में बेसिकली हम इसके लिए हल्की सी CSS लिख देंगे, जो कि हमने सीखा था कि स्टाइल टैग के अंदर हम इसके लिए CSS लिखेंगे। img टैग है तो img टैग, और यहाँ पर इसकी हाइट को सेट कर देंगे 500 पिक्सल। ओके 500 पिक्सल किया, सेव किया और ब्राउज़र में आ चुके हैं। तो देखिए इसकी मैंने विड्थ ही सेट की है 500 पिक्सल, हाइट की है मैंने इसकी 500 पिक्सल। तो बेसिकली सबसे पहले आपने विड्थ करनी है सेट। ओके विड्थ जैसे मैंने 500 पिक्सल की और इसको फिर सेव कर रहा हूँ। तो ये देखिए ये 500 पिक्सल इसकी विड्थ हो चुकी है और ये इमेज जो है ये छोटी हो चुकी है। तो छोटी और भी कर सकते हैं, यहाँ पर मैं इसको 100 पिक्सल कर रहा हूँ, सेव किया, देखिए ये 100 पिक्सल हो चुकी है। तो कुछ इस तरह से हम इमेज की विड्थ और हाइट को सेट कर सकते हैं। इमेज किस तरह से इंपोर्ट करते हैं अपने वेब पेज में वो भी बता दिया आपको। अब दोस्तों यहाँ पर एक आपको ऑल्ट एट्रीब्यूट भी देखने को मिल रहा है। तो बेसिकली दोस्तों इसका यूज़ हम तब करते हैं जब होस्ट इन केस आपके वेब पेज में जो इमेज है वो लोड ना हो, तो उस केस में यहाँ पर जो भी आप ऑल्टरनेट टेक्स्ट लिखेंगे वो शो हो जाएगा। ठीक है, तो ये टैग कुछ इस तरह से काम करता है। ओके इमेज टैग के बाद हम दोस्तों नेक्स्ट अपने टैग की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है ऑडियो टैग। तो यहाँ पर इसके लिए हम क्या करेंगे, ऑडियो टैग में हम सबसे पहले यहाँ पर इस इमेज वाले टैग को हटा लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम इसको भी हटा लेते हैं और ऑडियो टैग के अंदर हम अपनी कोई ऑडियो डालते हैं। ओके 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 तो यहाँ पर बेसिकली मैं src यहाँ से क्लोज कर रहा हूँ और src मैं इस टैग के अंदर डालूंगा। ठीक है, तो सोर्स और सोर्स के अंदर मैं यहाँ पर लिखूंगा src। ओके src एट्रीब्यूट डॉट स्लैश ऑडियो, और ये वाली ऑडियो हमने चूज़ कर ली है। सेव कर रहा हूँ और ब्राउज़र में आऊँगा तो यहाँ पर कुछ नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमने कंट्रोल नहीं लिखा। तो कंट्रोल काफ़ी इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट होता है, आपने यहाँ पर ज़रूर लिखना है। सेव किया तो आप देखेंगे कि जो ऑडियो मैंने यहाँ पर इंपोर्ट की है वो यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं इस ऑडियो के साथ, कोई भी गाना वगैरह कुछ भी है वो हम अपने वेब पेज में इस टैग के ज़रिए डालते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑडियो टैग। देखिए दोस्तों ये वाली चीज़ अपने याद रखनी है, डॉट स्लैश इस तरह से आपने इमेज डालनी है, हर एक चीज़ जो है इसी तरह से डालनी है। ठीक है, मैं कंफ्यूज रहा था इसमें तो आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अच्छा तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हम वीडियो किस तरह से अपने पेज में डालते हैं। तो उसके लिए भी यहाँ पर वीडियो टैग है और वीडियो टैग में हम बेसिकली वीडियो लिखेंगे और src यहाँ से हम इसको क्लोज करेंगे। ओके src और नीचे हम सोर्स टैग के अंदर src और यहाँ पर डॉट स्लैश वीडियो, और वीडियो की यहाँ पर हम पहले तो विड्थ जो है वो सेट करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर आपको विड्थ और हाइट भी इसकी सेट करनी है। तो विड्थ हमने करनी है यहाँ पर इसकी 600 पिक्सल कर देते हैं, 600 पिक्सल, और यहाँ पर इसकी हाइट भी सेट कर देते हैं 6 ही कर देते हैं, 450 पिक्सल करते हैं। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर इसको सेव करते हैं और वेब पेज ओपन करते हैं। कुछ नहीं हो रहा तो हो सकता है यहाँ पर हमने कंट्रोल नहीं डाले हैं। ओके कंट्रोल सेव, तो ये देखिए ये हमारी वीडियो यहाँ पर आ चुकी है। तो जस्ट मैं यहाँ पे प्ले करूँगा तो प्ले नहीं हो रही। अब इसके पीछे का क्या रीज़न है प्ले नहीं हो रही, तो यहाँ पर बेसिकली हमने डॉट स्लैश वीडियो और इसके अंदर ये
/वीडियो, और ये वीडियो है हमारे पास, सेव किया और ये देखिए वीडियो यहाँ पर आ चुकी है। स्पेस बार प्रेस करूँगा तो ये वीडियो यहाँ से प्ले भी हो रही है। देखिए जो वीडियो मैंने यहाँ पे डाली, बाकी इसकी हाइट और विड्थ जो है वो भी मैंने सेट करके रखी है। ठीक है, स्पेस बार प्रेस कर रहा हूँ तो ये वीडियो प्ले और पॉज हो रही है। ओके, बाकी यहाँ पर इसके कंट्रोल वगैरह सारे हैं। फुल स्क्रीन करना है तो फुल स्क्रीन कर सकते हैं, बाकी सभी तरह के कंट्रोल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके वीडियो टैग भी हो चुका है। अब इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं आई फ्रेम टैग की। ये टैग दोस्तों आपके लिए, ये एलिमेंट आपके लिए तब हेल्पफुल रहता है जब आपने YouTube या Vimeo से किसी वीडियो को अपने वेब पेज में दिखाना होता है। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, जैसे अगर हमने YouTube से ही किसी वीडियो को अपने वेब पेज में दिखाना है तो उस केस में हम सबसे पहले YouTube ओपन करते हैं यहाँ पर, और अगर हमने यहाँ से किसी वीडियो को इंपोर्ट करना है, जैसे सपोज़ कीजिए मैंने इस वीडियो को इंपोर्ट करना है अपने वेब पेज में, और यहाँ पर मैं राइट क्लिक करूँगा, सॉरी यहाँ पर पहले ऐड प्ले होगी। ठीक है, तो स्किप ऐड, और यहाँ पर हमने राइट क्लिक करना है, कॉपी एम्बेडेड कोड। ये कॉपी एम्बेडेड कोड आ रहा है, यहाँ से इस कोड को कॉपी करना है। उसके बाद हमने अपने वेब पेज में, जैसे यहाँ पर मैं इस कोड को पेस्ट कर रहा हूँ तो इसमें आपको सभी चीज़ें मिल रही हैं। बेसिकली आपको इसमें आपको विड्थ, हाइट सभी चीज़ें मिल रही हैं, कंट्रोल वगैरह आपको सभी इसमें मिल जाएंगे। ठीक है, सेव हो चुका है, सॉरी कंट्रोल प्लस सेव कर दिया इसको, और मैं अपने डॉक्यूमेंट में फिर से जा रहा हूँ। तो यहाँ पर ये ब्राउज़र, और अभी मैंने शायद क्लोज कर दिया अपना डॉक्यूमेंट। राइट क्लिक, ओपन विद लाइव सर्वर। तो जैसे मैंने अपने इस डॉक्यूमेंट को ओपन किया, ये जो वीडियो है हमारी ये यहाँ पर आ चुकी है, और इस अपने वेब पेज में इस वीडियो को मैं यहाँ पर प्ले कर सकता हूँ। तो आप चाहें कोई भी YouTube वीडियो को अपने पेज में अगर प्ले करना चाहते हैं तो आई फ्रेम टैग के ज़रिए कर सकते हैं, या ऑलरेडी आपको एम्बेडेड कोड मिल जाएगा, उसकी हेल्प से जो है आप इस वीडियो को प्ले कर सकते हैं कुछ इस तरह से। ओके, अच्छा, तो इसके बाद दोस्तों हमने मीडिया के लगभग सभी टैग्स जो हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम HTML फॉर्म्स की तरफ बढ़ते हैं। HTML forms are fundamental part of web development that allow user to input data and interact with a website. Forms are used to collect various type of information from user such as text, numbers, selection, checkbox, radio button and more. Once user submit the form, the data typically is sent to server for processing and storage. तो बेसिकली दोस्तों जब हम अपनी वेब पेज को बनाते हैं, अपनी वेबसाइट को बनाते हैं, तो कोई भी बंदा उस पर विज़िट करता है और हम बेसिकली HTML फॉर्म के ज़रिए उस पर्सन से डेटा कलेक्ट करते हैं। जैसे दोस्तों अगर हम यहाँ पर इस वेबसाइट को ओपन कर रहे हैं तो यहाँ पर मैं अगर साइन अप या लॉगिन करता हूँ, साइन अप करता हूँ, तो मेरे को यहाँ पर एक फॉर्म मिलेगा जो कि मेरे को सबमिट करना है। तो देखिए ईमेल, पासवर्ड ये मेरे से मांग रहा है। ठीक है, तो ये बेसिकली किसकी हेल्प से हो रहा है? ये हो रहा है आपके फॉर्म की हेल्प से, फॉर्म टैग की हेल्प से। हम देखते हैं कि कई सारी वेबसाइट होती हैं जो हमसे हमारा डेटा मांगती हैं या किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन मांगती है उस वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए। तो उस केस में उस वेबसाइट में अपने अंदर फॉर्म लगाए होते हैं। तो किसी भी तरह का अगर हमने अपने यूज़र से डेटा लेना है तो हम फॉर्म्स का यूज़ करते हैं। तो HTML में जो फॉर्म है, HTML फॉर्म वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, इसको सीखना भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। इसमें आपको कई सारी चीज़ें मिलती हैं, फाइल अपलोड कैसे करनी है, चेकबॉक्स कैसे मैनेज करने हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम फॉर्म के अंदर सीखने जा रहे हैं। ओके, अब दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला एलिमेंट आता है फॉर्म को क्रिएट करने के लिए, फॉर्म एलिमेंट। तो इसको बनाने के लिए हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड में आते हैं। यहाँ पर तो एक फॉर्म क्रिएट करके आपको दिखाते हैं कि वो किस तरह से वर्क करता है HTML में। तो फॉर्म को बनाने के लिए यहाँ पर हम सिंपली लिखेंगे फॉर्म, और यहाँ पर हम टैब की प्रेस करेंगे तो ये हमारा फॉर्म जो है क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर एक्शन एट्रीब्यूट और एक आपको मिलता है मेथड एट्रीब्यूट। ठीक है,
तो ये दोनों एट्रीब्यूट्स हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे जब हम फॉर्म क्रिएट करने के बाद इसका जो डेटा है वो प्रोसेस करने की तरफ लेके जाएंगे, तो फिर हम इन दोनों एलिमेंट्स की, इन दोनों एट्रीब्यूट्स की बात करेंगे। अब हम एक फॉर्म क्रिएट करते हैं और फॉर्म में हम कुछ एलिमेंट्स जो पहले आते हैं उनको स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है लेबल एलिमेंट और उसके बाद आता है हमारे पास इनपुट एलिमेंट। तो लेबल एलिमेंट बेसिकली यहाँ पर हम लेबल बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर सबसे पहला एलिमेंट फॉर्म के लिए डिक्लेयर करना है जिसमें हम फुल नेम अपने यूज़र से लेंगे। तो यहाँ पर हमने फुल नेम लिख दिया फॉर में, और ये लेबल जो है किसके लिए है तो इस फॉर एट्रीब्यूट में हम लिख देते हैं। तो उसके बाद हम यहाँ पर फुल नेम लिख देंगे और ये बेसिकली हम जब सेव करेंगे और राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर कर देंगे तो यहाँ पर ये फुल नेम एज इट इज़ प्रिंट हो रहा है, ठीक है। अब इसका बेसिकली कोई ज़्यादा काम तो नहीं है, जस्ट लेबल बनाने के लिए यूज़ में आता है। इसके बाद का जो एलिमेंट है दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा इनपुट एलिमेंट है, ये बहुत ज़रूरी एलिमेंट है यहाँ पर फॉर्म क्रिएट करने के लिए, लगभग इसका ही ज़्यादा यूज़ होता है। तो इनपुट एलिमेंट हम यूज़ करते हैं और इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट आपको एक टाइप एट्रीब्यूट और इसके अंदर जो इसकी वैल्यू होती है ये इंपॉर्टेंट है। तो जब हम कोई इनपुट एलिमेंट यहाँ पर लेते हैं तो बेसिकली हम किस तरह का डेटा अपने यूज़र से इनपुट करवाएंगे वो यहाँ पर स्पेसिफाई होता है इस टाइप एट्रीब्यूट की इस प्रॉपर्टी के अंदर, ओके, इस वैल्यू के अंदर। तो यहाँ पर बेसिकली हम फुल नेम लेंगे। तो ये फुल नेम किसके लिए है, तो यहाँ पर एक नेम एट्रीब्यूट आता है, ये भी काफ़ी काम की चीज़ है। और इसका यूज़ हम जब डेटा जो हमारा यहाँ पर फिल होगा तो देन उसके बाद हम जब सबमिट करेंगे इस डेटा को फिर बताएंगे, ठीक है, कि ये नेम एट्रीब्यूट का क्या यूज़ होता है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम इसको सेव करेंगे और सेव करने के बाद फिर से ब्राउज़र ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि फुल नेम के सामने ये एक बॉक्स आ रहा है। अब इस बॉक्स में हम किसी भी तरह के डेटा, नंबर वगैरह, स्पेशल करैक्टर, कोई भी चीज़ जो है वो डाल सकते हैं, क्योंकि इस इनपुट बॉक्स का, इस इनपुट एलिमेंट का जो टाइप है वो टेक्स्ट है, इसमें किसी भी तरह का डेटा जो है वो हम डाल सकते हैं। अब दोस्तों इसको हमने करना है नीचे, ठीक है, इस बॉक्स को नीचे लेके आना है और इसके लिए हम बेसिकली यहाँ पर एक br टैग होता है उसका यूज़ करेंगे। अब br टैग की हेल्प से क्या होता है, एक लाइन ब्रेक हो जाती है आपके एलिमेंट के अंदर। तो ये एलिमेंट जो हमारा इनपुट एलिमेंट है ये इसके नीचे आ चुका है, ठीक है। उसी तरह से दोस्तों ये हमारा जो इनपुट एलिमेंट है ये टेक्स्ट के लिए यूज़ में आता है। इसके बाद दोस्तों हम अपने यूज़र से अगर ईमेल भी इनपुट करवाना है, ठीक है, फुल नेम, उसके बाद ईमेल इनपुट कराना है तो लेबल सबसे पहले डिफ़ाइन करेंगे। अब ये लेबल किसके लिए, ईमेल के लिए, तो ईमेल हम यहाँ पर लिख देंगे, ओके, ईमेल, ओके, लेबल ईमेल के लिए बना लिया, सेव किया। अब यहाँ पर लेबल ईमेल इसके सामने आ रहा है और यहाँ पर भी हम एक br टैग जो है इंसर्ट कर देंगे तो ईमेल जो है हमारा नीचे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं और आगे यहाँ पर कॉलन्स लगा देते हैं, सेव किया। तो ये ईमेल है और इसके आगे हम नीचे जो है एक और इनपुट बॉक्स लेते हैं। तो ये जो इनपुट मैं ले रहा हूँ ये बेसिकली टाइप क्या है इसका, ईमेल, ओके। तो यहाँ पर टाइप इसका ईमेल आ जाएगा। उसके बाद नेम में हम ईमेल लिख देंगे, ओके, ये ईमेल आ चुका है। अब इसको सेव कर रहा हूँ तो यहाँ पर ईमेल और इस लेबल के आगे एक br टैग लगा दूंगा, सेव किया। तो ये देखिए हमारा धीरे धीरे से ये फॉर्म क्रिएट हो रहा है, ओके। इसके बाद दोस्तों अगर हमने यहाँ पर अपने ईमेल में कोई एक पासवर्ड, एक नंबर, जो फ़ोन नंबर यूज़र से एंटर करवाना है उसका फ़ोन नंबर भी लेना है, तो यहाँ पर फॉर फ़ोन नंबर के लिए लिख देंगे फ़ोन और यहाँ पर फ़ोन नंबर, ओके, फ़ोन नंबर लिख देंगे, ओके, सेव किया। ये बॉक्स जो नीचे वाला बना रहा हूँ तो ये बेसिकली मैं फ़ोन नंबर के लिए बना रहा हूँ और नीचे फिर से हम इनपुट बॉक्स लेंगे और यहाँ पर इसके टाइप जो है एज इट इज़ टेक्स्ट रहने देंगे, ठीक है। और यहाँ पर एक br टैग जो है हम इंसर्ट कर देंगे, br टैग एक और कर दिया, सेव किया। और यहाँ पर नहीं करना था, यहाँ पर हमने br लगाना था, सेव किया। और ये देखिए बिल्कुल सही से हमारा फॉर्म जो है यहाँ पर रेडी हो रहा है, ओके। अब देखिए दोस्तों इसके बाद हम यहाँ पर अपने यूज़र से उसके जेंडर के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर लेबल में हम फॉर जेंडर और यहाँ पर जेंडर, ओके, सेव किया।
तो जेंडर के लिए भी यहाँ पर रेडी हो चुका है। यहाँ पर भी हम एक BR टैग इंसर्ट कर रहे हैं और यहाँ पर भी BR टैग हम इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, जेंडर के लिए रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, जब हम यहाँ पर इनपुट बॉक्स लेंगे तो हमने 2 इनपुट बॉक्स लेने हैं और यहाँ पर हमने टाइप जो है वो रेडियो लेना है। ठीक है, इसका टाइप रेडियो, और यहाँ पर नेम में वैल्यू डालनी है हमने जेंडर, तो जेंडर हमने यहाँ पे डाल दी। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक वैल्यू एट्रीब्यूट होता है। ठीक है, वैल्यू, और वैल्यू में हमने यहाँ पर लिखना है मेल। ओके, और यहाँ पर इसके आगे भी एक BR डाल देते हैं, BR यहाँ पे रहने देंगे। ठीक है, इसके बाद एक और इनपुट लेंगे सेम जेंडर के लिए, क्योंकि मेल फीमेल दोनों के लिए ले रहे हैं, तो यहाँ पर इसका जो टाइप है वो इम्पोर्टेंट है, तो रेडियो कर देंगे दोनों का सेम। और बेसिकली यहाँ पर अगर हमने जो हमारा रेडियो बटन बनाने हैं तो जेंडर दोनों का सेम रखना है। ठीक है, तो तभी दोनों में से एक जो है वो क्लिकेबल होगा, तो तभी दोनों में से एक जो है वो हम सिलेक्ट कर पाएंगे। तो वैल्यू, और यहाँ पर हमने सेट कर दिया फीमेल। ओके, तो यहाँ पर हमने फीमेल सेट कर दिया, सेव किया, और आप देखेंगे कि यहाँ पर जेंडर मेल या फीमेल दोनों में से एक किसी को मैं चूज़ कर सकता हूँ। तो दोनों का लेबल यहाँ पर मैंने नहीं बनाया, तो मैं यहाँ पर लेबल बना लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा लेबल फॉर मेल, और यहाँ पर भी मैंने लिख दिया मेल। ओके, कॉलन, और इसके नीचे वाले को में भी हम लेबल डिफाइन करते हैं और लिख देंगे फीमेल, तो फीमेल। नेक्स्ट यहाँ पर भी हम फीमेल लिख देंगे। ओके, सेव किया, तो आप देखेंगे कि इन दोनों में से किसी एक को मैं चूज़ कर सकता हूँ, यहाँ पर फीमेल या फीमेल को। ओके, तो अगर दोस्तों यहाँ पर मैं नेम एट्रीब्यूट में दोनों का, क्योंकि यहाँ पर मैंने नेम क्या सेट किया जेंडर, यहाँ पर भी नेम मैंने सेट किया जेंडर, अगर यहाँ से इन दोनों को मैं सेव नहीं रखता, सेव करता हूँ, तो ये दोनों जो हैं ये सिलेक्टेबल होंगे, दोनों मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। बट मेल फीमेल में मुझे एक ही चाहिए, तो यहाँ पर दोनों में से दोनों को सेम रखना पड़ेगा, दोनों के नेम को सेम रखना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर मैं मेल या फीमेल दोनों में से किसी एक को चूज़ कर सकता हूँ। ओके, इसके बाद दोस्तों मैं नेक्स्ट एट्रीब्यूट की तरफ बढ़ता हूँ। तो जैसे मैंने एग्जांपल के लिए अपने यूज़र से फाइल कोई अपलोड करवानी है, तो यहाँ पर लेबल और अपलोड फाइल, फॉर अपलोड फाइल, ये लेबल लिया और यहाँ पर लग दूंगा अपलोड फाइल। ठीक है, अब इसके लिए हम यहाँ पर एक इनपुट एलिमेंट लेते हैं फाइल अपलोड करने के लिए, और यहाँ पर जो इसका टाइप है वो हम कर देंगे फाइल। तो ऐसा करने के बाद यहाँ पर भी हम नेम में फाइल लिख देंगे। तो इसको सेव करने के बाद जब हम ब्राउज़र की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको चूज़ फाइल का ये बटन देखने को मिल रहा है, तो इसको पहले नीचे लेके आते हैं। तो यहाँ पर हम एक BR टैग का यूज़ करेंगे, तो BR टैग यहाँ पे भी लगेगा और एक यहाँ पे भी लगेगा। सेव किया, ये देखिए यहाँ पर अपलोड फाइल, चूज़ फाइल, तो जहाँ पर अगर मैं क्लिक करूँगा तो मैं यहाँ से कोई भी फाइल जो है वो चूज़ कर सकता हूँ। ओके, अब इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं और इसके आगे भी एक BR लगा देते हैं और नीचे हम सेट करते हैं पासवर्ड। ओके, तो हम अपने यूज़र से पासवर्ड भी इनपुट करवाते हैं, तो उसके लिए भी हम इनपुट एलिमेंट का ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर एक लेबल लेते हैं और इस लेबल के ज़रिए यहाँ पर पासवर्ड, और यहाँ पर पासवर्ड लिख दिया। ओके, तो यहाँ पर आगे पासवर्ड, और ये लेबल बना दिया हमने पासवर्ड के लिए, और इसके आगे हम यहाँ पे BR टैग यहाँ पे भी ऐड कर देंगे। ठीक है, और नीचे इनपुट बॉक्स लेंगे पासवर्ड के लिए, तो इसका जो टाइप है वो चेंज करके हम यहाँ पर पासवर्ड सेट कर देंगे। और पासवर्ड बेसिकली हम रीएंटर भी करवाते हैं, तो ये हमारा फर्स्ट पासवर्ड है। और उसके बाद यहाँ पर हम इसको कॉपी कर रहे हैं और कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर लिख देंगे री-एंटर पासवर्ड, और यहाँ पर इसका जो टाइप है ये भी पासवर्ड एज इट इज़ रहने देंगे। और इनपुट में यहाँ पर हमने एक चीज़ मेंशन नहीं की, नेम में पासवर्ड हमने मेंशन नहीं किया, तो नेम यहाँ पर पासवर्ड है, और नीचे वाले में नेम में हम लेंगे री-एंटर पासवर्ड, और यहाँ पर भी हम लिख देंगे
पासवर्ड, हाँ ये इसका भी जो टाइप है ये पासवर्ड ही रहेगा, ठीक है। इसके आगे यहाँ पर हमने br लिया है, सेव किया। तो यहाँ पर अगर हम आते हैं तो बेसिकली यहाँ पर हमने br टैग नहीं यूज़ किया सही तरह से, तो यहाँ पर भी हम एक br टैग लेंगे और यहाँ पर भी हम br टैग सेव किया और ब्राउज़र की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास पासवर्ड और री एंटर पासवर्ड, सॉरी लेबल जो मेरा दूसरा है यहाँ पर मैंने नहीं लिखा, तो यहाँ पर भी हम लिख देंगे री एंटर पासवर्ड, री एंटर हाइफन एंटर पासवर्ड, सेव किया। तो यहाँ पर देखिए पासवर्ड देन री एंटर पासवर्ड, क्योंकि हम अपने यूज़र से 2 बार पासवर्ड एंटर करवाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा यहाँ तक हमारा जो फॉर्म है वो तो रेडी हो चुका है। अब इसके बाद अगर हमने अपने यूज़र से डेट एंड टाइम इंसर्ट करवाना है तो उसके लिए हम यहाँ पर पहले लेबल ले लेते हैं फॉर डेट और यहाँ पर फॉर डेट और इसके आगे हम लिखेंगे br। तो ये मैंने br लिखा और इसके बाद मैं इनपुट लेता हूँ, हाँ टाइप इसका कर दिया डेट और सेव किया। तो यहाँ पर डेट आ रही है, ओके। और इसके बाद यहाँ पर इनपुट में टाइम, तो टाइम भी अगर हम चाहें तो वो भी इंसर्ट करवा सकते हैं, ठीक है। तो 2 चीज़ें हैं, डेट और टाइम के लिए हमने यहाँ पर टाइप जो है वो डेट सेट कर दिया और टाइम के लिए हमने टाइप सेट कर दिया टाइम। तो यहाँ पर नेम में हम बेसिकली यहाँ पे हम सेट करेंगे टाइम और यहाँ पर हम बेसिकली डेट सेट कर देंगे, ओके। अब इसको सेव किया। तो यहाँ पर अगर मैं अपने यूज़र से डेट एंटर करवाना चाहता हूँ तो डेट एंटर करवा सकता हूँ, यहाँ पे क्लिक करके टाइम इंसर्ट करवाना चाहता हूँ तो मैं टाइम इंसर्ट करवा सकता हूँ, ओके। अब इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट की, जिसका नाम है सबमिट एलिमेंट। तो उसकी तरफ बढ़ने से पहले हम अपने पहले कोर्स की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमने ऑलरेडी सभी चीज़ें कवर कर ली हैं, तो टाइम के लिए भी हो गए हैं, टेक्स्ट एरिया के लिए सभी आ चुके हैं, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है इनपुट और यहाँ पर इसका टाइप है सबमिट, ओके। अब इसमें क्या होता है, अब इसमें होता है, मैंने इसको सेव किया और ब्राउज़र की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर आपको एक बटन देखने को मिलता है। अब ये जो सबमिट बटन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो भी हम यहाँ पर डेटा फिल करेंगे वो सारा इस सबमिट बटन की हेल्प से ही आगे प्रोसेस होने के लिए जाएगा, ठीक है। बट उससे पहले हम यहाँ पर आपको बता देते हैं कि ये सबमिट एलिमेंट है, ये बेसिकली हमारा लास्ट एलिमेंट है, जो कि अभी मैंने आपको जितने भी एलिमेंट्स बताए हैं उनमें से ये सब में सबसे लास्ट एलिमेंट है, ठीक है, सबमिट एलिमेंट। देखिए दोस्तों, हम कोई भी फॉर्म बनाते हैं यूज़र से डेटा लेने के लिए और वो डेटा हमारा इस एलिमेंट के ज़रिए आगे फर्दर प्रोसेस होने के लिए आता है, ठीक है। तो मैंने आपको पहले फॉर्म बनाते वक्त कहा था कि ये जो एक्शन और मेथड एट्रीब्यूट है इनके बारे में मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। दोस्तों ये जो एक्शन एट्रीब्यूट है इसमें बेसिकली हम उस फाइल का नाम डालते हैं जिसमें हमने इस पूरे डेटा को भेजना होता है फर्दर प्रोसेसिंग करने के लिए, कि हमने इस डेटा को डेटाबेस में स्टोर करना है, उसमें किसी तरह की वैलिडेशन करनी है, तो सारा काम जो है वो हमारा सर्वर में होता है। तो हम यहाँ पर एक फ़ाइल जो भी हम जिस भी लैंग्वेज में हमने अपना सर्वर लिखा होता है, तो जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर मैंने लिख दिया बैकएंड .php या .js, तो जिस भी लैंग्वेज में मैंने अपना जो बैकएंड लिखा है उस फाइल का यहाँ पर मैं नाम लिख दूंगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये जो डेटा है इस सबमिट बटन की हेल्प से सारा डेटा इस फाइल की तरफ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों इसके बाद मैंने बात की थी कि मैं मेथड के बारे में आपको बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 तरह के मेथड होते हैं डेटा को सर्वर तक पहुँचाने के लिए। एक तो होता है आपके पास गेट मेथड और एक होता है पोस्ट मेथड, ठीक है। अब दोस्तों आपको मैं इस फॉर्म का डेटा किस तरह से सर्वर में जाता है वो आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम गेट मेथड की बात करते हैं, क्योंकि इससे ही आपको पता चलेगा कि इस फॉर्म में डेटा किस तरह से सर्वर में जाता है, ओके। और इसमें आपको ये जो नेम एट्रीब्यूट मैंने लिया है इसकी भी आपको समझ आ जाएगी कि ये नेम एट्रीब्यूट मैं बार बार ले क्यों रहा हूँ, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर वैल्यू मैंने क्या, वैल्यू जो है वो एट्रीब्यूट क्या काम करता है, ओके। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, इसके लिए हम अपने
ब्राउज़र में आते हैं और यहाँ पर हम पहले तो इसमें डेटा फिल करते हैं। तो जैसे मैंने अपना नाम यहाँ पर फिल किया, यहाँ पर एक ईमेल एड्रेस फिल किया, यहाँ पर एक फॉर्म नंबर जो है वो मैं यहाँ से एंटर कर रहा हूँ, यहाँ पर अपना जेंडर मेंशन कर रहा हूँ। उसके बाद एक फ़ाइल जो मैं चाहता हूँ कि अपलोड करूँ वो चूज़ किया है यहाँ पर मैंने। उसके बाद मैंने पासवर्ड सेट किया है 1 2 3, ये मैंने पासवर्ड सेट किया 1 2 3 4, 1 2 3 4 ये मैंने पासवर्ड सेट किया। उसके बाद यहाँ पर मैं डेट पिक कर रहा हूँ, ये आज की या कल की डेट है और इसी के साथ मैं टाइम पिक कर रहा हूँ। ओके, तो ये मैंने डेटा जो है यहाँ पर इस फॉर्म में भर दिया है। अब दोस्तों जब मैं सबमिट करूँगा इस डेटा को तो आप देखेंगे कि इसमें बेसिकली जो सारा डेटा है कैन नॉट गेट backend.php, तो यहाँ पर कोई भी फाइल नहीं है PHP की, तो इसलिए ये यहाँ पर एरर दिखा रहा है। बट आपका डेटा इस URL में आपको देखने को मिल रहा है, जो कि आपके गेट मेथड की वजह से पॉसिबल हो रहा है। तो जो भी सारा आपका डेटा है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों ये इस पूरे डेटा को मैं Ctrl+A की मदद से कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं नोटपैड ओपन करूँगा। ठीक है, तो नोटपैड ओपन करने के बाद आपको दिखाऊंगा कि ये डेटा जो है वो किस तरह से फर्दर प्रोसेस होने के लिए जाता है सर्वर में। तो यहाँ पर मैं नोटपैड ओपन कर रहा हूँ और यहाँ पर इस डेटा को मैं पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर मेरा सबसे पहला है फुल नेम, तो फुल नेम मेरा अमर है एंड ईमेल मेरा ये है। इसके बाद ये मेरा पूरा ईमेल बनता है यहाँ पर जीमेल। उसके बाद जेंडर क्या है, जो मैंने वैल्यू में सेट किया है, जो वैल्यू में सेट है, जो आपके वैल्यू में सेट है मेल। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपके जो आपने फ़ाइल अपलोड की है, फाइल इज़ इक्वल टू बेसिक प्लस कंप्यूटर प्लस कोर्स, ये पूरी फाइल PDF में है। उसके बाद ये मैंने 1 2 3 4 पासवर्ड सेट किया है और पासवर्ड मैंने री एंटर भी किया है 1 2 3 4। उसका उसी के साथ यहाँ पर डेट भी आ रही है और टाइम। तो ये पूरा डेटा जो मैंने अभी अपने फॉर्म में सबमिट किया वो कुछ इस तरह से सर्वर में जाता है प्रोसेस होने के लिए, अगर हम यहाँ पर गेट मेथड का यूज़ करते हैं। अगर हम यहाँ पर दोस्तों पोस्ट मेथड का यूज़ करते हैं, सेव करता हूँ और ब्राउज़र यहाँ पर हाँ, यहाँ पर मैं दोस्तों फिर से पासवर्ड 1 2 3 और यहाँ पर 1 2 3 और फिर से अगर मैं इसको सबमिट करूँगा तो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, सॉरी फाइल आई थिंक सेव नहीं हुई है, सेव किया और फिर से इसको ओपन विद लाइव सर्वर कर रहा हूँ। ठीक है, अभी पोस्ट मेथड का यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पर मैं अपना डेटा फिल कर रहा हूँ और यहाँ पर कोई ईमेल ये वाली ईमेल डाल रहा हूँ। ओके, इसके बाद ये ईमेल है, कोई फ़ोन नंबर डाल दिया। इसके बाद मैं यहाँ पर जेंडर और यहाँ पे फाइल, ओके फाइल सेट कर दी, पासवर्ड 1 2 3 पासवर्ड 1 2 3 ये डाल दिया। ये डेट है और यहाँ पर बेसिकली एक डेट सेट कर लेते हैं। यहाँ पर टाइम मांग रहा है तो मैं टाइम भी यहाँ पर सेट कर लेता हूँ और इसके बाद अगर मैं सबमिट करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा, सिर्फ एक backend.php की फ़ाइल है जो कि यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती। सो इस वजह से यहाँ पर पेज जो है वो नॉट वर्किंग में दिखा रहा है, तो ये एरर इसलिए आ रहा है। ओके, अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ जो है वो रह चुकी है और वो है आपका रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट। तो अगर हम इनपुट यहाँ पर एक एट्रीब्यूट सेट कर देते हैं रिक्वायर्ड, तो अगर मैं इसको सेव करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर अगर मैं कोई डेटा जो है वो डालता हूँ तो यहाँ पर फुल नेम में अगर मैं कुछ नहीं डालता और फ़ोन नंबर जो है मैं यहाँ पे कुछ भी रैंडम से डाल रहा हूँ, मेल, पासवर्ड, और यहाँ पर अगर मैं क्लिक कर देता हूँ तो आप देखेंगे कि फिल आउट दिस फील्ड। तो जब तक मैं इसको फिल नहीं करूँगा तब तक ये डेटा फर्दर प्रोसेस होने के लिए नहीं जाएगा, तब तक ये सबमिट बटन काम नहीं करेगा। उसी तरह से रिक्वायर्ड अगर मैं यहाँ पर ईमेल में भी डाल देता हूँ तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रिक्वायर्ड जो है वो ईमेल में भी डाल देता हूँ, सेव किया। तो अगर मैं यहाँ पे नेम को एंटर कर देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे नेम एंटर कर दिया और फिर उसके बाद सबमिट करने की तरफ बढ़ता हूँ, तो तब भी यहाँ पर इस एट्रीब्यूट के ज़रिए इस नेक्स्ट जो आपका इनपुट बॉक्स है इसको भरने की मांग कर रहा है कि इसको भी भरिए यहाँ पर। ठीक है, तो रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट जो है फॉर्म में कुछ इस तरह से काम में आता है। ओके,
तो ये आपका एक छोटा सा फॉर्म जो है वो रेडी हो चुका है। बाकी इसमें जो भी ज़रूरी चीज़ें थी दोस्तों मैंने आपको बता दी, और इस इनपुट एलिमेंट के कितने टाइप होते हैं उनके बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। ओके, तो ये आपका फॉर्म जो है ये आपका क्लियर होता है। अब इसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो ये हमारी पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन है। तो यहाँ पर हम फ्रॉम करंट स्लाइड, तो इसके बाद हमारे पास आ जाता है हाँ ड्रॉप डाउन। दोस्तों एक चीज़ यहाँ पर रह चुकी है, अगर आपने अपने फॉर्म में कोई ड्रॉप डाउन जो है वो ऐड करना है तो वो भी कर सकते हैं। तो जैसे अगर मैं यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन क्रिएट करना चाहता हूँ जिसमें मैं मल्टीपल वैल्यूज यूज़र से इनपुट करवाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक सिलेक्ट एलिमेंट का यूज़ करूँगा, और इसके अंदर बेसिकली जो नेम है, जो भी ड्रॉप डाउन की वैल्यू होगी वो मैं आगे फर्दर प्रोसेस करने के लिए भेजूँगा। तो जैसे मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ सब्जेक्ट। ओके, तो सब्जेक्ट जो स्टूडेंट है वो चूज़ करेगा हमारे इस ड्रॉप डाउन से, और बेसिकली आप ये मान के चलिए कि ये एक एडमिशन फॉर्म है, ठीक है। तो मैं यहाँ से ऑप्शंस की हेल्प से, यहाँ पर एक ऑप्शन टैग होता है, उसकी हेल्प से मैं यहाँ पर डिफरेंट सब्जेक्ट्स जो है वो ऐड करने जा रहा हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पर वैल्यू सेट करूँगा इंग्लिश सब्जेक्ट है हमारे पास, और इसके बाद इसमें भी हम लिख देंगे इंग्लिश यूज़र जो है वो चूज़ करेगा। इसके बाद इसको हम कर लेंगे कॉपी, और कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर इसको कर देंगे पेस्ट। सॉरी, अच्छी तरह से शायद कॉपी नहीं हुआ, कॉपी, और इसके बाद यहाँ पे हम कर देंगे पेस्ट। और यहाँ पर हमने यहाँ पर सेट कर दिया मैथ, और इसमें भी हमने लिख देना है मैथ, और यहाँ पे हम सेट कर दिया IT। ओके, IT, और इसमें भी हम सेट कर देंगे IT, और इसके आगे हम फर्दर लिख देंगे पाइथन। ओके, तो मैंने यहाँ पे पाइथन सेट कर दी, और इसमें भी हम लिख देंगे पाइथन। ओके, ये लिख दिया मैंने पाइथन। इसको किया सेव, और ब्राउज़र की तरफ चलते हैं, और आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको एक छोटा सा ड्रॉप डाउन देखने को मिल रहा है। अब इसको लेबल दे देंगे, ठीक है, लेबल, और यहाँ पर लिख देंगे चूज़ सब्जेक्ट। सेव किया, सॉरी यहाँ पे भी लिखना है हमने चूज़ सब्जेक्ट, सॉरी सब्जेक्ट। सेव किया इसको। तो यहाँ पर बेसिकली इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा, आई थिंक रिफ्रेश नहीं हुआ। इसको क्लोज किया, देन यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और ओपन विद लाइव सर्वर। तो यहाँ पर बेसिकली हमारे पास ये ड्रॉप डाउन क्रिएट हो चुकी है। अब इनमें से किसी एक को चूज़ करूँगा तो वो भी बेसिकली जो हमारा डेटा है उसमें आगे फर्दर प्रोसेस होने के लिए चला जाएगा। तो कुछ इस तरह से हम फॉर्म के अंदर ड्रॉप डाउन क्रिएट करते हैं। ओके, अब इसके बाद दोस्तों हमारा लास्ट टॉपिक रहता है लिस्ट इन HTML। तो इसकी हेल्प से बेसिकली हम लिस्ट बनाते हैं। लिस्ट दोस्तों या तो हम अपने पेज में नेविगेशन बनाने के लिए यूज़ करते हैं, या एज इट इज़ किसी चीज़ को लिस्ट में दिखाना है तो वो हम इस एलिमेंट के ज़रिए बनाते हैं। तो लिस्ट दो तरह की होती है, एक तो होती है आपकी ऑर्डर लिस्ट, और एक होती है अनऑर्डर लिस्ट। तो इसको बनाने के लिए हम VS कोड में चलते हैं, और बेसिकली आपका भी फॉर्म जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर हम फॉर्म को करते हैं बंद, और अपने लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं इस वीडियो के, और वो है हमारा लिस्ट। तो बेसिकली लिस्ट बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं ऑर्डर लिस्ट या अनऑर्डर लिस्ट। तो पहले हम ऑर्डर लिस्ट की बात करते हैं। तो OL लिखना है इसके लिए, और इसके बाद यहाँ पर हम लिख लेंगे LI मल्टीप्लाई विद 3। तो हमारे पास 3 LI यहाँ पे आ चुके हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिख देंगे, जैसे कि हमने इंग्लिश सब्जेक्ट्स के लिए, तो यहाँ पर हमने इंग्लिश लिख दिया। दूसरे में हम लिख देते हैं यहाँ पर मैथ, और तीसरे में हम लिख देते हैं साइंस।
ओके, तो हमने यहाँ पे साइंस लिख दिया, सेव किया और उसके बाद ब्राउज़र की तरफ चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास कौन सी लिस्ट है, ऑर्डर लिस्ट। अब इसके पीछे हमें नंबर देखने को मिलते हैं, ये वाले 1 2 3 4। इसके बाद हमारे पास आती है एक अनऑर्डर लिस्ट, जिसको हम ये डिफाइन करते हैं यूएल के साथ। तो बस इसको लिखने का तरीका सिंपल है, यूएल लिख दिया, सेव किया। अब इसके पीछे आते हैं आपके बुलेट पॉइंट। अब दोस्तों ये जो आपकी ऑर्डर और अनऑर्डर लिस्ट है, ये बेसिकली यहाँ पे सिंपल इस डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए नहीं यूज़ में आती है। अगर आपने नेविगेशन बार अपने पेज में बनानी है तो उसके लिए भी हम ऑर्डर लिस्ट या अनऑर्डर लिस्ट का यूज़ करते हैं। तो इसको हम आगे फर्दर जब CSS पढ़ेंगे तो हम आपको वहाँ पे इसका यूज़ जो है प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें बेल आइकन के साथ। सो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो।